हाँ भाई, तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हाउ इज़ योर प्रिपरेशन, कैसी है तैयारी? हाँ जानी, बस चल रही है। हाँ जी, ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ। देखो, दिस हैज़ टू बी वेरी पार्टिसिपेटिव। अगले 15 दिन डिसाइड करेंगे हम कि हमें पास होना है या फेल होना है। अगले 15 दिनों में मैंने ये मेक श्योर करना है कि ऑल टुगेदर मैंने आपको हर एक आइज़ा, हर एक ISAE कोड ऑफ एथिक्स की प्रैक्टिस करवानी है, जिसके बेस के ऊपर आप असेस करेंगे कि मेरा कितना एरिया वीक है, कहाँ मैं स्ट्रांग हूँ, तो वो फोकस एरियाज पता लगेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर मैं फोकस एरिया पता कैसे लगाऊंगा? जब आप करेंगे सवाल सॉल्व। और कौन से सवाल सॉल्व? पास पेपर करेंगे या पास पेपर से ऊपर की चीज़ें? ऊपर की चीज़ें करेंगे, जैसे मैं यूजुअली कैफ में भी कराता आया हूँ। तो बच्चों की फरमाइश यदि कि सर उन सेशन से हमें यह एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा वीक एरिया कौन सा है। तो आपको क्या लगता है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो कि आप लोगों का जो ऑल टुगेदर रिपोर्ट का एरिया है, क्या वो स्ट्रांग है? चलें जी, दानिश कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जल्दी बताओ। अच्छा है सर, ओके। अब इस बात की हम तस्दीक करेंगे जब मैं आपके सामने सवाल पेश करूंगा। यकीन मानो, अच्छा नासिर भी कह रहे हैं सर रिपोर्ट एरिया इज गुड, मुदस्सिर भी कह रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, हर किसी में होता है, सही ना, होना भी चाहिए। बट ये बात मैं आपसे फिर पूछूंगा जब आज का 1.5 आवर ख़त्म हो जाएगा, और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक एक सवाल पे 3-3 घंटे लगाए उसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो आप ये सोचिएगा कि उसका आंसर कैसे आ सकता है। तो शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, जल्दी बताओ। आपने बहुत पार्टिसिपेटिव रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सर, मैं सिर्फ आऊँगा और मैं आपको बोलूँगा ये कॉन्सेप्ट है और बताओ इसमें आपने क्या सोचा हुआ था। पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं 700 की सीरीज़ की। जल्दी से मुझे बताओ मेरे बच्चों, 700 की सीरीज़ सबसे पहले आपको क्या बताती है? जल्दी से, बिल्कुल सिखाएंगे मुदस्सिर। फॉर्म एंड कंटेंट बताती है, जल्दी बताओ। ऑनलाइन ऐसा ही है, यहाँ पे हमारी आवाम कह रही है सर फॉर्म एंड कंटेंट बताती है, जल्दी बताओ। फॉर्म एंड कंटेंट, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताते हो, जब मैं फॉर्म एंड कंटेंट की बात करता हूँ ऑडिट रिपोर्ट के, तो उसमें कंटेंट्स में आता क्या क्या? एक एक करके सबने बोलना है ताकि याद रहे। टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और कैम, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, EOM, और क्या आता है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अदर मैटर, रिपोर्ट एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, आखिर में साइन, और पार्टनर का नाम। पार्टनर का नाम कब आता है? जल्दी बताओ। पाकिस्तान में तो आता ही आता है, पर आयजा के हिसाब से सिर्फ लिस्टेड में आता है। लिस्टेड की एक एग्जाम्पशन है जब लाइव थ्रेड्स हों, ऐसा ही है, पक्की बात है। चलें, ये तो हो गई बेसिक बात, सही है जी। तो हमने कहा कि भाई हमें जो कवर करना है वो 700, 720, 706, 701 और 560 कवर करना है। 700 तो आपने बता दिया फॉर्म एंड कंटेंट की बात करता है। 720 किसकी बात करता है? अदर इंफॉर्मेशन की। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो फाइनेंशियल्स के साथ चिपकी हुई होती है, क्या मैं उसका ऑडिट करता हूँ? हाँ, वेरी गुड। हम उसका ऑडिट नहीं करते, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि इज देयर एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन 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 लिख के बताना है, लिख के बताना है, बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही है बात, जल्दी बताओ ऑनलाइन, जल्दी से बताओ, यही है? इसके अलावा भी कुछ है? मुझे याद आ रहा है इसके अलावा भी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। ऑडिटर की नॉलेज के हिसाब से कोई फर्क तो नहीं है, यानी अदर इंफॉर्मेशन में मेरी नॉलेज में तो कोई अलग चीज नहीं है। एक और चीज आती है इसमें, क्या अदर इंफॉर्मेशन इटसेल्फ मटीरियली मिसट्रीटेड तो नहीं है? क्लियर है? कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। अब मुझे जल्दी से ये बताओ मेरे बच्चों, जब मैं 706 की बात करता हूँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर की बात करता हूँ, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर एक एक करके दोहराएंगे इसको, हम इसको एक एक करके खोलेंगे भी। मुझे बताओ 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर कब आता है? जब मैटर एडिक्वेटली FS में डिस्क्लोज हो। अच्छा, और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट हो या फंडामेंटल हो? फंडामेंटल हो, पर उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई ना हो रहा हो, और वो की ऑडिट मैटर ना हो, अलाइंड है, पक्की बात है ऑनलाइन? तो जल्दी बताओ। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सोच के बताना, मेरे अल्फाजों पे फोकस करना। अगर मैंने ये कहा कि मैंने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया, मैंने अपने ओपिनियन को किसी मैटर की वजह से मॉडिफाई कर दिया, तो क्या उस रिपोर्ट में EOM आ सकता है? हाँ जी, ये मना कर रहे हैं। तो आ सकता है भाई, आ सकता है, किसी और मैटर पे आ सकता है, उस मैटर पे नहीं आ सकता। यहाँ तक अलाइन है? पक्की बात है मेरे बच्चों? तो उस मैटर पे नहीं आएगा, किसी और मैटर पे आएगा, डन है? पक्की बात है?
जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, यहाँ तक बात समझ आ रही है? किसी और मैटर पे आएगा, उस मैटर पे नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा एक मैटर की ऑर्डर्ड मैटर है, क्या उस पर EOM आ सकता है? उस पर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक मैटर कैम डिसाइड हो जाए तो वो EOM नहीं हो सकता। ऐसा ही है मेरे बच्चों, ये बेसिक हमने बातें की। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने कैम डिस्कस किया, EOM डिस्कस किया, सब्सिक्वेंट इवेंट आपको क्या सिखाता है कि आपने अपनी ऑर्डर्ड रिपोर्ट साइन कब करनी है? जब सब्सिक्वेंट इवेंट क्या हो जाए, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, कंसिडर हो जाए, सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर हो जाए, ऐसा ही है। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी कब तक होती है? आपकी जिम्मेदारी कब तक होती है? ऑर्डर्ड रिपोर्ट की डेट तक, ऐसा ही है। अच्छा, अब आप किसी इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट कब कहेंगे? जब उसकी रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन क्या होती हो? एडजस्ट होती हो, यानी एग्जिस्ट करती हो, ऐसा ही है। अच्छा, फिर मुझे बात बताओ, जब उसकी रिपोर्टिंग डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती होगी तो आप ये कहेंगे ना कि भाई ये इवेंट कौन सा इवेंट हो गया? एडजस्टिंग इवेंट हो गया। ऐसा ही है मेरे बच्चों, जल्दी बता दो, फौरन गोली करना है। कॉम्प्लेक्स अभी शुरू करते हैं, ये तो इंजन गर्म हो रहा है अभी कि भाई ये मुझे आती हैं चीज़ें, सही है ना? चलो एक और स्टेप आगे चलते हैं। फिर मुझे बताओ, ऐसे ही सोचने के लिए पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर एक मैटर मुझे पता लगा रिपोर्ट साइन होने के बाद, अच्छा मेरी आपसे गुजारिश होगी ऑनलाइन वालों, मुझे आप बाय रेज ऑफ हैंड कीजिएगा कि हाँ भाई यार मैं यहाँ पे जवाब दूंगी, मैं माइक खोलूंगा, दिस हैज़ टू बी वेरी इंटरेक्टिव यार, पूरा रिवाइज करेंगे हम 700 पे, जो टॉपिक बोलोगे रिवाइज कराऊंगा मैं। आप मुझे बताएंगे, मुझे कोई फैक्ट पता लगा ईयर एंड के बाद, फैक्ट पता लगा, मेरी बातों को फोकस करना, फैक्ट पता लगा है ईयर एंड के बाद, आगे सुने, और मैंने कहा मैं रिपोर्ट साइन कर चुका हूँ, मैं रिपोर्ट साइन, ये केस का फैसला था, केस चल रहा था ईयर एंड से पहले, इसके बाद विशाल रिवाइज करके, मेरे पे केस चल रहा था ईयर एंड से पहले, केस का फैसला आया ईयर एंड के बाद, रिपोर्ट साइन करने के बाद। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब अगर एफएस पब्लिश नहीं हुए, ऑथराइज फॉर इशू तो हो गए हैं पर मार्केट में इशू नहीं हुए, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे स्टेप्स क्या होंगे? कोई बच्चा ऑनलाइन से जो ये बोलना चाहे तो मैं उसका माइक खोलूं, कॉन्फिडेंटली बताना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है ये। अभी हम सवाल पे आते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जो बताना चाहे जल्दी से। टू बी एडजस्टेड स्टिल, बट नहीं, मेरा सवाल क्या जानी, मेरा सवाल क्या करेंगे, क्या कोर्स ऑफ एक्शन पूछ रहा हूं। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं उसको माइक पे ले लूं, जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास चीजें बहुत करने की हैं। नासिर कह रहे हैं वेरी गुड यार, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, नासिर भाई सर्च क्यों नहीं हो रहे? हाँ भाई जल्दी से, बाकी कोई बच्चा? ये रहा, नासिर आ गया। नासिर मैंने आपको अनम्यूट किया है, नासिर आवाज आ रही है आपको? जल्दी से जानी। हाँ जी नासिर, क्या लिखते हैं इस केस में? वालेकुम सलाम अली। नासिर बोलें कुछ, हमने यहाँ पे आवाज़ फुल की हुई है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वैसे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या था? केस चल रहा था ईयर एंड से पहले। नहीं, मैंने अनम्यूट किया जानी, तुम्हें अनम्यूट किया है, तुम अलाउड हो, तुम्हारा माइक खुल गया है, बोलो कुछ, या तो तुम्हारे माइक का मसला है। खैर सवाल रिपीट कर रहा हूँ, ईयर एंड से पहले केस हुआ है, KPMG का लैपटॉप है, ओके सही है। ईयर एंड से पहले केस हुआ है, फैसला कब आया? ईयर एंड के बाद। ईयर एंड के बाद आया रिपोर्ट साइनिंग के बाद, अकाउंट्स के मार्केट में जाने से पहले। अब मैं कह रहा हूँ, अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ भाई, सर मैनेजमेंट से बोलेंगे कि एफएस नहीं इशू करना, क्या नासिर सही कह रहा है? पहले मैनेजमेंट से बोलेंगे कि एफएस नहीं इशू करना, नहीं आपने गलत बोला यार, यही तो सिखाने आया हूँ यहाँ पे, आप स्टेप्स ही भूल गए हो। पहले यू नीड टू सी वेदर के एडजस्टमेंट ये होगी या नहीं होगी, एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है, आप जाके देख लो खोल के पहले ही क्या ही है। फिर आप डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से हाउ दे इंटेंड टू अमेंड द एफएस, और अगर वो एफएस अमेंड करने के लिए तैयार होंगे तो आप उनको बोलोगे बराए मेहरबानी ये मेक श्योर करें कि मार्केट में ये एफएस जाने, यू विल सीक टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिलायंस ऑफ एफएस, ये लिखा हुआ है ना वहां पे, ये लिखा हुआ है। अच्छा, और अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों, जल्दी सुनना, और मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैनेजमेंट आपकी बात मान लेती है और चीजें सही कर लेती है, चीजें
सही कर लेती है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ मेरे बच्चों, तो क्या होगा? तो क्या आपने उस अमेंडमेंट के ऊपर काम करना है? जल्दी बताओ, क्या आपने उस अमेंडमेंट के ऊपर काम करना है? डॉल डेटिंग डायरेक्ट नहीं है कि गलत गलत बहुत गलत जा रहे हैं, बहुत गलत जा रहे हैं। क्या आपने उस अमेंडमेंट के ऊपर काम करना है? यस सर। और देखना है कि क्या उसने अमेंडमेंट सही की या नहीं की। अच्छा, क्या आपका ये काम करना बनता है कि आप जाके देखो कि क्या उसने जो पिछले लोगों को एफएस पहुंचा दिए थे, क्या उसको ये इन्फॉर्म कर दिया? पहुंचाए नहीं थे, पहुंचाए नहीं थे, तो ये वाला प्रोसीजर मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, इस केस में क्या अदर मैटर और ईओएम आएगा? नासिर कह रहे हैं यस, दानिश कह रहे हैं डेफिनेटली। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं यूएम आएगा, अमीर कह रहे हैं नहीं, अली कह रहे हैं नहीं आएगा, मैं भी कह रहा हूं नहीं आएगा। ओ भाई नहीं आएगा, मार्केट में एफएस गए नहीं है, आपने वो रिपोर्ट निकाल के कैंसिल कर दी है। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो? दिस द रीजन व्हाई आई एम कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप, कि आपको गेम समझ आए, आपको गेम समझ आनी चाहिए। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? देखो अगेन, मार्केट में इशू नहीं हुए ना, मार्केट में इशू नहीं हुए, तो जब मार्केट में इशू ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो आप क्यों बताओगे लोगों को पहले एफएस कुछ और थे, आप कुछ और हैं? पहले बताओ मेरे जानी मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बारीकियां हैं, बहुत बारीकियां हैं। गुड पॉइंट, थैंक यू जी, प्रेस कर रहा है मुझे, देखो। चलो खैर, एनीवेज। अच्छा भाई, तो पहले बताओ, थोड़ा सा दिमाग खुला, एक और कॉन्सेप्ट फेंकूं तुम्हारे सामने, तो एक एक करके कंटेंट पे चलते हैं। जल्दी बताओ, रेडी हो? ताकि रिवीजन करना नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल पे नहीं उतार रहा हूँ, रिवीजन कर लेते हैं पहले। ओके, अगला फेंकें सवाल। ओके जी, सुने, मैंने कहा ईयर एंड से पहले केस चल रहा था, ईयर एंड के बाद उससे अदर मैटर आ सकता नहीं बेटा, अदर मैटर भी नहीं आ सकता। अदर मैटर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा कोई मसला ही नहीं है। सही है? इस तरह के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट अभी 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 बता रहा हूँ ना जानी, तुम्हारे लिए तैयारी की है, सुनो। अच्छा भाई, अब वापस से मैंने ये कहा कि मैं ऑल टुगेदर ऑडिट कर रहा था, ईयर एंड पे केस एग्जिस्ट कर रहा था, उसका फैसला आ गया ईयर एंड के बाद, रिपोर्ट साइनिंग के बाद, और अकाउंट्स इशू हो चुके हैं, अकाउंट्स इशू हो चुके हैं। अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा कि मैनेजमेंट को कहूँगा कि ये मसला है, आप बताएं कि क्या करना है, हमें इसको अमेंड करना है। अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो मैनेजमेंट को मैं एक बात कहूँगा कि आप हर उस बंदे को इन्फॉर्म करें जिसको आपने ये एफएस पहुँचाए हैं। मैं यहाँ पे रुक गया, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि उसने हर एक बंदे को इन्फॉर्म किया है, उसने क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके आपके प्रोसीजर क्या होंगे, मुझे ये लिख के बताओ। आपके प्रोसीजर क्या होंगे? अमीर हमजा मैं माइक पे लूँ, बताएगा सबको? गलती सही बात बता दे, आज हम प्रैक्टिस करके उठेंगे। हाँ जी अमीर, जल्दी, जानी बताएगा। स्टैंडर्ड से देख लें, चलो स्टैंडर्ड से भी देख सकते हो, सर्च करो, करो भाई, स्टैंडर्ड में लिखे हुए नहीं है ये वाले प्रोसीजर। हाँ भाई जानी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अली, एनीवन, देखो तुम्हें पार्टिसिपेटिव रहना है यार। देखो मैं सिर्फ बोलने नहीं आया, तुम्हें पार्टिसिपेट कराने आया हूँ, पास कराऊंगा, 10-15 दिन लगाएंगे उसके ऊपर, सारी चीजें साइड में, छुट्टी ले ली ऑफिस की। हाँ जी जल्दी से यार, सारे बच्चे, एनीवन फ्रॉम द क्लास हु इज रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। नहीं, रिटन रिप्रेजेंटेटिव, गलत प्रोसीजर पूछे मैंने, मतलब देखो फंस जाओगे। अली मैं तुम्हें माइक पे ले रहा हूं, पता नहीं क्यों इतना खौफ है यार, पेपर में भी तो लिखना है ना। अली मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, जानी कुछ बोलो। वालेकुम जी जी आ रही है। अली इनको बताओ कि प्रोसीजर्स क्या होंगे इस केस में, प्रोसीजर्स पूछे, मेरी रिक्वायरमेंट सुने आप, प्रोसीजर क्या होंगे जानी? सर सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अमेंडमेंट्स जो रिक्वायर्ड थी वो हो गई हैं एफएस में या नहीं। ना 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 उसके ना बाद ना 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 जानी ना जानी नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा मेरी रिक्वायरमेंट समझो। रिक्वायरमेंट में क्या है कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट ने दूसरों को इन्फॉर्म कर दिया जो प्रीवियसली रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, जिनके पास ये एफएस सर वो तो नोटिस ऑफ मीटिंग भेजते हैं, उस नोटिस के साथ एफएस दोबारा इशू किए जाते हैं, तो वो नोटिस चेक कर लेंगे, वेबसाइट के ऊपर इशू किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास सबमिट किए जाते हैं, तो जहाँ उन्होंने दोबारा सबमिट किए हैं नोटिस, वो स्टेप्स उनके देख लेंगे। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सर अगर पीएसएक्स पे नोटिस गया था तो हमने पीएसएक्स को वापस से नोटिस भेजा या नहीं भेजा। जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्या ये सही कह रहा है? ऐसा ही अली, वेरी गुड, पहला बिल्कुल सही है। अच्छा, अपनी वेबसाइट पे ऐलान लगा सकता हूँ, न्यूज़पेपर में इश्तिहार लगा सकता हूँ,
ये तीनों चीजें हैं। यस सर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के केस में तो पब्लिक नोटिस भी होता है, तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और चौथी चीज़, क्या मैं ऐसी सीपी को लेटर लिख सकता हूँ कि भाई पहले जो आपके पास सबमिट कराई थी वो चीज़ गलत थी और अब जो आई है वो सही है? ऐसा ही अली, सही बोल रहा हूँ मैं? वेरी गुड यार। अच्छा एक और बात बताओ, जब तुम कॉल पे आ ही गए हो, एक और बात बता दो सबको कि जब मैंने ये सारे स्टेप्स ले लिए, मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर ली, क्या मैं मैनेजमेंट को ये कहूँगा कि तुम पैराग्राफ डालो फाइनेंशियल्स के अंदर ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एफएस में चेंज क्या आया है? जी सर, वो पैराग्राफ जो रीस्टेटमेंट हुई है उसका पैराग्राफ डाला जाएगा एफएस में। अच्छा यहाँ पे मैं आपको सही करूँगा उसके ऊपर जानू, यहाँ पे मैं आपको सही करूँगा, दिस इज़ नॉट अ रीस्टेटमेंट, दिस इज़ द करेक्शन। अगर हम अल्फाज यूज़ करते हैं ना पेपर में रीस्टेटमेंट का, तो वो फिर हमें रोक लेगा। सही है, मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब सिखाने के लिए कि हम सही करना चाहते हैं आप। सही है, ये करंट ईयर का मसला है, करंट ईयर में सही हो रहा है, तो इससे दिस इज़ नॉट अ रीस्टेटमेंट, दिस वॉज अ मिसस्टेटमेंट, बट इफ करेक्टेड हम उसको बोलेंगे आप पैराग्राफ डालें। मिस स्टेटमेंट थी ना जानी, स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट इसलिए थी ना क्योंकि अब तक उसने सही नहीं किया हुआ था, अब उसने सही कर लिया। अब जब उसने सही कर लिया तो सर डिसीजन तो आया ही रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद है, पर हैड दिस, साइनिंग के वक्त तो हमें ये पता नहीं था ना कि वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, हैड दिस फैक्ट बीन नोन टू यू एट द साइन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डेट, क्या आपको ये मजबूर करता कि आप अपनी रिपोर्ट को अमेंड कर देते? ये लाइन लिखी हुई ना अली जानी वहाँ पे कि had this fact been known to you at the date of audit report, this would have caused you to amend the audit report। यही अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसी अंग्रेजी के तर्ज पे कह रहा हूँ कि ये मिस स्टेटमेंट होती अगर वो सही ना करता, उसने सही कर लिया। चाहे डिसीजन एफएस इशू होने के बाद आया। एग्जैक्टली, had this been known to you at the date of signing audit report, ये फैक्ट आपको पता लगा है ना, तो आप उसको बोलोगे भाई मैनेजमेंट ने सही कर लिया, अब हमने इसको एम्फेसाइज करा दिया, और जो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी वो वहाँ पे ये फैक्ट बताएगी कि हमने ये एफएस री इशू क्यों किए। अच्छा आप लोगों ने सबने मतलब आप माशाल्लाह फर्म से ही हो सारे, जो इंडस्ट्री से भी हैं उसको पता होगा, रिपोर्ट जब फाइनेंशियल्स के आखिर में अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट होती है, आ रही होती है अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट। अब जो अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट है ना, वहाँ पे ऑथराइजेशन डेट फिर से आएगी, नहीं यही बात समझ, अकाउंट्स की ऑथराइजेशन डेट फिर से आएगी। क्यों? क्योंकि पहले ऑथराइज हुए थे कुछ और, अब होंगे कुछ और। उसके नीचे पैराग्राफ डालोगे कि व्हाई दीज हैव बीन अगेन ऑथराइज्ड, और उसको मैं अपनी रिपोर्ट में क्या कराऊंगा जल्दी बताओ? एम्फेसाइज कराऊंगा। अली जानी बताओ, अब बात समझ आती है? दिस इज नॉट अ डॉल डेटिंग, इस कॉन्सेप्ट को सही करना है ना यार, गलत जानी, अच्छा हुआ सेशन ले लिया। डॉल डेटिंग ये नहीं है। वेरी गुड अली, इन सबको बताओ कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं दो चीजें कर सकता हूँ, वैसा ही है? अच्छा पहली चीज क्या कर सकता हूँ अली? मैं पहली चीज ये कर सकता हूँ कि मैं पुरानी रिपोर्ट को डिस्कार्ड करूँ, नई रिपोर्ट दे दूं जिसपे वेरी गुड न्यू रिपोर्ट इशू करूँ ना, न्यू रिपोर्ट या न्यू डेट दे देंगे, डुअल डेट नहीं होगी। हाँ ये डुअल डेटिंग नहीं होगी, वो भी पूरे ऑडिट रिपोर्ट को कवर करेगी, सिर्फ उस स्पेसिफिक मैटर को नहीं करेगी। वेरी गुड, बेहतरीन। तो डुअल डेटिंग तो तब होती है ना सर जब एफएस इशू ही ना हुए। नहीं, ये भी गलत कह दिया तुमने। डॉल डेटिंग अभी भी हो सकती है, डॉल डेटिंग अभी भी हो सकती है। खोलो खोलो, वो खोल के बताओ मुझे, जल्दी से खोलो, आयदा खोलो अपना 560 जल्दी से। दोनों केसेस में हो सकती है, दोनों केसेस में नहीं। देखो अभी तो यहाँ पे अमेंडमेंट की ना आपने, सही है? बताओ डॉल डेटिंग कब आएगी? ये तुम लोग मरवाओगे भाई इतनी मेहनत के बाद, क्या कर रहे हो ये? पहले मुझे बच्चों एक बात बता दो, वो वाला केस समझ आ गया तुम लोगों को कि अभी हम अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देंगे। अमेंडेड का मतलब ये है कि ऑल टुगेदर मैंने न्यू रिपोर्ट दे दी न्यू डेट के साथ। यस, न्यू रिपोर्ट में रिवाइज ऑथराइजेशन डेट आएगी, बिल्कुल ऐसा है। बिलाल कह रहे हैं वो तब होती है जब हम अमेंडमेंट के प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। यस, उस दिन तक। क्या सही कह रहा है बिलाल? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, क्या बिलाल सही कह रहा है कि हमने अमेंडमेंट के प्रोसीजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर लिया उस दिन तक? सही कह रहा है, वहीं तक होगा। तो अली आपको बात समझ आ रही है कि अच्छा उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप मेरे साथ हैं। कानून कहता हो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कि आप पूरे एफएस अप्रूव ना करें वापस से। ऑनलाइन वालों ये मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? प्लीज लिखो, साथ हो या नहीं हो, डॉज करूंगा वरना, जल्दी बताओ। कानून आपको कहता हो, कानून आपको इजाजत देता हो, लॉ रेगुलेशन आपको अलाउ करता हो कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को ये इजाजत हो कि वो वापस से पूरे अकाउंट्स अप्रूव नहीं करें, सिर्फ अमेंडमेंट को अप्रूव करें। ऐसा है? चलो जी,
इसका अगला स्टेप। फिर दूसरी शर्त यह है कि ऑडिटर को ये इजाजत हो कि वो सिर्फ उस हद तक काम करे जितना उसको दिखाया गया है अमेंडमेंट के ऊपर। ये भी बात समझ आती है। इस केस में आप डॉल डेटिंग करेंगे और डॉल डेटिंग डाल के लिख देंगे रिस्ट्रिक्टेड अप टू द डेट ऑफ अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट डेट, बस। नहीं तो वो करेगा तो आप कर सकते हो ना, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? देन डॉल डेटिंग आएगी। अच्छा, देन डॉल डेटिंग आएगी जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और मैनेजमेंट इंटेंड टू डू सो। मुझे एक सब बच्चे बताओ, इवन दो लॉ रेगुलेशन इजाजत करता है, आपको इजाजत देता है कि आप उस हद तक अमेंडमेंट करो, उस हद तक अमेंडमेंट करो, पर मैनेजमेंट कह रही है नहीं यार हम पूरा एफएस वापस से अप्रूव करेंगे, तो ऑडिटर को भी पूरी न्यू रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो डॉल डेटिंग, वेरी गुड। तो डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो पहले बता दो मेरे सारे बच्चों, क्या आपको ऑल टुगेदर 560 रिवाइज होता है पूरा यूं गोली गोली जल्दी से? डन है, वेरी गुड यार अली, एंड अप्रिशिएटेड कि तुम आए हो, तुमने बताया कि भाई हाँ यही तो सीख है, पेपर में गलत करूँ इससे 4 सही कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, अब अब्दुल रज़ाक बिल्कुल सही कह रहा है। तो अब जब मैं वापस से रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ, डॉल डेट कर रहा हूँ, तो क्या इस दिन तक वापस से अपने सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? चलो, अब एनीवन एल्स जो माइक पे आके मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर बता दे। करेंगे हम ना? करेंगे, बिल्कुल इस दिन तक वापस करेंगे, करेंगे करेंगे। ये तो रिक्वायरमेंट है कि जब वापस साइन हो रही है रिपोर्ट, वापस डेट आ रही है, अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमने फिर वो प्रोसीजर करना है। एनीवन एल्स जो आए और ये हिम्मत दिखाए कि भाई आओ मैं बताऊंगा प्रोसीजर क्या होते हैं, जल्दी बताओ सारे बच्चों। हाँ जी, जल्दी से, आपसे मुखातिब हूं भाई, आपसे मुखातिब हूं, जल्दी बताओ। हम जरा ये 560 खोल भी लेते हैं। ये आ रहा सर जी, मैं बता दूं? अली कह रहे हैं मैं ही बता देता हूं। चलो सही, अली बताओ प्रोसीजर क्या होंगे? सबको सारे प्रोसीजर वापस करते हैं हम ना? प्रोसीजर तो वापस करूंगा ना देखने के लिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट है या नहीं है कोई। जी सर, मैनेजमेंट से और दो चार्ज गवर्नेंस से इंक्वायरीज वगैरह करेंगे। अच्छा, एक में रुकिएगा, एक में रुकिएगा। एक बच्चे ने यहाँ पे कहा ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनेजमेंट इंश्योर सब्सिक्वेंट इवेंट आर आइडेंटिफाइड। अच्छा चलो सही है, ये भी एक प्रोसीजर है कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे दिखती है, पर ये जेनरिक हो गया। और स्पेसिफिक बताओ, और स्पेसिफिक बताओ। सर, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देख लेना। वेरी गुड। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं मैं भी। अली एक मिनट देना, मोहम्मद को मैं माइक पे ले रहा हूँ। जी सर। मोहम्मद बताओ जानी, मैंने अनम्यूट किया है तुम्हें। मजा आएगा सवाल में। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद, ये बताएं कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? लेटेस्ट मैनेजमेंट के अकाउंट्स देख लेंगे, जो ईयर एंड के बाद ट्रांजैक्शन हुई है वो देख लेंगे। वेरी गुड। स्टेटमेंट्स देख लेंगे। वेरी गुड। चौथा, मिनट्स पढ़ सकते हैं उसके ईयर एंड के बाद, जो एमओएम बने होंगे मीटिंग्स के उसको। वेरी गुड। बजट्स देख सकते हैं, बजट्स बाद वाले बजट भी देख सकते हैं। अच्छा, मैं लॉयर्स को कंफर्मेशन भेज सकता हूँ रिपोर्ट डेट के करीब करीब वापस से कि भाई तुम वापस से बता दो, कोई स्टेटस तो ऐसा नहीं है फिर सर पे आ जाएगा, फिर ये चलती रहेगी कहानी आगे तक, ऐसा है? बिल्कुल देख सकते हैं। और फिर जेनेरिक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट। वेरी गुड यार, दीज आर द प्रोसीजर्स दैट यू गाइस आर गोइंग टू परफॉर्म इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये तुम्हारे लिए स्लाइड आई हुई है। देखो, मैं ये नहीं करना चाह रहा कि यार मैं बोलता जाऊं तुम सुनते जाओ, एटलीस्ट दिस हैज टू बी पार्टिसिपेटिव। एग्री कर रहे हो इस बात से ऑनलाइन वाले बच्चों? सारे बताओ, ऐसे ही कर लेना ताकि हम इसको ऑल टुगेदर सवालों पे उतारें और रिवाइज हो जाए, ताकि बेनिफिशियल तो हो ना यार। चलो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें। और पहले बताओ 560 रिवाइज हो गया इन इट्स इंटायरिटी, कोई इसमें तफरी, कोई मसला? डन हो गया? चलें जी, ओके। अब हम चलते हैं अपनी रिपोर्ट के ऊपर। मुझे ये बात बताओ, कितने तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं? 2 आपके सामने आ रहे हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस। अच्छा, किसी फ्रेमवर्क को अगर आप स्पेशल पर्पस कहेंगे तो वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है, या स्पेसिफिक नीड्स के लिए, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होता है? ऐसा ही है? अच्छा जी, ओके। अब मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। मैंने कहा अगर 2 लोग हैं जिन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये क्या है? स्पेशल पर्पस है। हाँ जी। अच्छा, अब इस केस में मेरी बात आपने सुननी है।
मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अच्छा जी जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे हसनैन तुम बताना, मोहम्मद फैज़ान तुम बताना और महक आप बताना। मुझे ये बताओ कि जब मैंने स्पेशल पर्पस पे एफएस बनाया तो क्या ईओएम आता है, एम्फेसिस ऑफ मैटर? आता है, बिल्कुल आता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, आता है। आ सकता है नहीं, आता है, क्योंकि दिस इज वेरी फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है? आता है। चलो एक और खेलते हैं इसके अंदर तुम्हारे साथ। मैंने कहा चलो सही है सर, एक स्पेशल पर्पस बना ईओएम तो आ गया, स्पेशल पर्पस बना ईओएम आ गया क्योंकि मैटर डिस्क्लोज भी है, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल भी है, तो आएगा। बिल्कुल ऐसा है, आइजा 800 में भी लिखा हुआ है, टू अलर्ट द यूजर दैट दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेशल पर्पस। वेरी गुड। अब एक और चीज सुनो, क्या अदर मैटर आता है? हाँ, क्यों आता है अदर मैटर, क्यों आता है? हाँ भाई, अदर मैटर क्यों आता है? यस, अगर जनरल पर्पस के लिए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। मैं ये बताता हूँ, मैंने एक और फ्रेमवर्क पे रिपोर्ट दी है जिसकी रिपोर्ट डेट ये थी, इसको इससे मिलाइएगा नहीं, आपकी मेहरबानी, यही है ना? चलें ओके, तो सर ये भी बात समझ आती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे ऊपर स्कोप लिमिटेशन थी परवेजिव नेचर की, मेरे ऊपर क्या थी जल्दी बताओ? स्कोप लिमिटेशन थी परवेजिव नेचर की, बट मैं विड्रॉ नहीं कर सका, क्या मैं अदर मैटर दूंगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। ये वो केसेस हैं जो आपके भेजे में होना चाहिए। आमना आएगा, गलत कह रही हो, यही सीखने बैठे हैं, आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, नो नहीं कहने का। वाई? क्योंकि आप अगर अदर मैटर के, आयजा को खोल लो ना, खोलो खोलो आयजा, नहीं 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 आयजा खोल लेना, ओपिनियन तो मॉडिफाई होगा स्कोप लिमिटेशन की वजह से, पर आप ये बताएंगे उसके अंदर जाके कि मैंने क्यों विड्रॉ नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी बता रहे हो ना। हाँ जी खोलो जाके जल्दी से, मेरे दिल की तसल्ली के लिए खोल के बताओ मुझे। हाँ जी जल्दी से, विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल, ये आपकी टकाटक मार्किंग होनी चाहिए। क्या ख्याल है मेरे बच्चों? आ रहा है? आ भी रहा है तो कौन से पेज पे आ रहा था ये भी बता दो हमें, तो वो नसों में बस गया है, दिमाग में सुकून है, सब पता है हमें कि भाई यही है। क्लियर है? ये आपको पता है, मैंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी कराई थी बच्चों, याद है? ये केसेस याद होने चाहिए। मिला भाई? मिला नहीं है? तुम जिसके पास रीडेबल हो ना वो सर्च कर ले ये वाला, सही है? खैर एनीवेज 672 कह रहे हैं दानिश, 672 सर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल बट रिकमेंडेड बाय लॉ रेगुलेशन, तो अदर मैटर दूंगा? नहीं, उसमें आपका वो आता है, ईओएम आता है। इसने सवाल क्या पूछा? 672 कह रहे हैं बच्चे, 672 खोलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, टाइम कम है, प्रैक्टिस करनी है, अभी सवालात करने हैं बहुत सारे। यकीन करो तुमने टेंशन दे दी है मेरे को, तो पूरा कोर्स रिवाइज कराना पड़ेगा। हाँ जी जानी, गुजारिश है आपसे, मिल गया? क्या लिखा हुआ जानी, रीड करना, सुनो यहाँ पे हमारा भाई रीड कर रहा है। इस परवेजिव, हाँ लिखा हुआ है ना 810, डन है? देखो ऐसे तुम्हें याद होने चाहिए स्टैंडर्ड, पेपर के लिए कर लो, बाद में भूल जाना तुम लोग। मुझे तो कमाना है, पढ़ाना है, तो मुझे याद है, मैं IFRS डेस्क टेक्निकल टीम का पार्ट हूँ तो इसलिए मुझे याद है, पर तुम्हें पेपर के लिए तो याद होना चाहिए ना यार, क्लिक होना चाहिए। तुमने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन मिस की, गए, यू आर गॉन, मार्क्स गए। तो जो बच्चा कहता है ना ओपन बुक है, मैं वहाँ खोल के देख लूंगा, किसी के बाप को भी याद नहीं आता वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए ना यार। आइडिया होगा तो खोल के अंग्रेजी लिख सकते हो। पार्टनर बनना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत सून, जल्दी कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, आपकी दुआ होगी, हम आपको पास कराएंगे इंशाल्लाह। आप फिर पास होंगे तो आएंगे, फिर आप हमारे साथ ही काम करेंगे, सही है? जल्दी से, थैंक यू सो मच अमीर। अब आगे लेके चलते हैं इसको, समझ आ गई बात? एक और एग्जाम्पल फेंकूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करूँ? अच्छा तो पहले थोड़ा आसान वाला पूछता हूँ। हाँ जी, अब्दुल बासित कह रहा है EY और GT, लो भाई डायरेक्टर लेवल तक पहुँचने के बाद भी अब बोल रहे कि GT का पार्टनर बनूंगा। GT इज़ ऑल्सो गुड फॉर्म, बनने में कोई मसला नहीं है यार। चलें ओके, खैर सुने, कोर्स पूरा कराएंगे, प्रॉमिस है, करा देंगे यार। अगर तुम लोग इसी मोटिवेशन से आओ, बोलो हाँ बोलो, आज तो कराऊंगा, डन है?
आज ये आया, सब आओ फिजिकल भी करा दूंगा मैं, कैसे बोलो, पागल कर दूंगा प्रैक्टिस करा करा के। डन हो गया, देखो ये वादा हो चुका है, अब मैं इस वादे को पूरा करूंगा आखिर तक। 10-15 दिन कर लें, सही है, ताकि आपका कोर्स रिवाइज करा दूं मैं और जाके पेपर दे के आ जाओ फिर, सही है। पर मैंने आपसे एक प्रॉमिस भी लिया था, ये सेशन शुरू करने से पहले आप पास पेपर करके आएंगे, वो करे होंगे आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सही है। चलें, ओके डन, आगे आ जाओ, चलें डन। अच्छा, अब एक आसान वाला भी तो था इसमें कि अगर पिछले साल का ऑडिटर कोई और है और इस साल का कोई और है, तो क्या मैं अदर मैटर देता हूँ बताने के लिए, ऐसा ही है। अच्छा, और मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, बट लॉ रेगुलेशन आपको कह रहा है कि आपने ऑडिट करना है, तो इसके अंदर ईओएम आएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर। एक कह रहा है अदर मैटर आएगा, ईओएम आएगा, क्योंकि आप उससे एंगेजमेंट लेटर में एग्री कराते हो कि आप डिस्क्लोजर डालोगे, याद है आयजा 210 में लिखा हुआ है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो आपने, अच्छा चलो यूं सोचते हैं ना थोड़ा सा, माशाल्लाह से 210 भी रिवाइज हो जाएगा। प्री कंडीशन से देखो, अमीर हमजा बिल्कुल सही कह रहा है। प्री कंडीशंस क्या होती हैं आपको पता है? प्री कंडीशंस ये होती हैं कि भाई मैनेजमेंट अजर्ट करे कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, एफएस बनाने की, आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने की, और हर उस बंदे से मिलने की जिससे आप चाहेंगे, ऐसा ही है। 3 ये हो गई, और उससे ऊपर ये होती है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर है? एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यहां पे तो मुझे लगता है पहले में ही फाड़े गए। तो वो स्टैंडर्ड ये कह रहा है आपको कि भाई जब प्री कंडीशन मौजूद ना हो तो आप फिर मैनेजमेंट से कहोगे कि आप फिर, क्योंकि मुझे लॉ रेगुलेशन पाबंद कर रहा है इसलिए मैं ऑडिट कर रहा हूं, वरना मुझे तो मौत ही नहीं थी, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्या ये एक्सेप्टेंस से ही बाहर हो जाता? आगे तो कहानी नहीं जाती। बट यहाँ पे आप फंस चुके हो, क्योंकि आपको कौन कह रहा है जल्दी बताओ? लॉ रेगुलेशन कह रहा है। तो लॉ रेगुलेशन आपको कह रहा है इसलिए आपने करना पड़ेगा। तो अब आप एक मुसीबत के तौर पे करेंगे, तो आप उससे एंगेजमेंट लेटर में एग्री कराएंगे कि आप एक डिस्क्लोजर डालेंगे जो कि ये मेक श्योर करेगा कि अगर ये अकाउंटिंग एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क पे होती तो ये चीज़ें होती। क्लियर है? और तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है? आप उससे एडिशनल डिस्क्लोजर डलवाओगे कि भाई अगर ये सही चीज़ें होती तो यही अमाउंट्स होती। टू अवॉइड बीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग, वहाँ पे लिखा हुआ है टू अवॉइड बीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। उस केस में मैं क्या करूँगा? बोलूँगा एम्फेसाइज करूँगा, मैं आज उससे एग्री कर लूँगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं अगर वो ना डाले तो फिर एम्फेसिस भी नहीं आएगा। और एक और मज़े की आपको बात बताऊं मेरे बच्चों, होगी बिल्कुल एमआर होगी, बिल्कुल होगी। सुने, एक और बच्चे की बात बताऊँ, मतलब मज़े की, यहाँ पे बच्चा भी कह रहा था ये मज़े की बात ये है कि आप मुझे बताओ कि ओपिनियन में क्या ट्रू एंड फेयर व्यू जैसे अल्फाज यूज़ करेंगे? वेरी गुड, एंगेजमेंट लेटर में एग्री करेंगे कि मैं कोई फेयर व्यू जैसे अल्फाज यूज़ नहीं करूँगा, ऐसा ही है। बात समझ आ रही है? पर पक्का ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, जल्दी से सारे बच्चे। क्लियर है? अगेन बता रहा हूँ, ये पूरा रिवाइज करके सवाल पे आओगे ना, तुम्हें अपनी तल्ख हकीकत पता लगेगी कि कितने पानी में हो। ये रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि याद रहे, सोचने का सलीका है। आगे चलूँ जानी, जल्दी बताओ, चलें आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। डन है? चलो ओके, यानी यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब हम ज़रा अगले पेज पे चलते हैं। मुझे बताते हो आप लोगों को कंटेंट याद है रिपोर्ट के? मेन कंटेंट्स, यानी ओपिनियन में क्या लिखा जाता है, उसमें क्या लिखा जाता है? चीते कैसे हैं? नहीं यार, बस जानी याद कर करके, मेहनत कर करके, ऐसा नहीं है। चलें सुने मेरे बच्चों जल्दी से। सर अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो जाए देन एंगेजमेंट लेटर चेंज होगा कि प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? अगर शेयर होल्डिंग चेंज हो जाए, नहीं देखो, आपने अगर एंगेजमेंट एग्रीमेंट किया हुआ है, शेयर होल्डर ने किया था, और आपको लगता है कि आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है उन लोगों को जिन्होंने आपको एंगेज किया था, तो आप करते हो, वो तो अलग कंडीशन है। मुद्दसर बात समझ आ रही है जानी? वो तो अलग मंजन है ना। अच्छा, शमरेश क्या कह रहे हैं आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर वो डिस्क्लोजर ना डाले बेसिस ऑफ प्रिपरेशन का, तो ये मिस स्टेटमेंट होगी या परवेजिव होगी? परवेजिव होगी ना, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ना डाले, जल्दी बताओ, परवेजिव होगी ना। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा इंपैक्ट है कि नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। यही बात है, यही डेफिनेशन है उसकी।
चलें ओके। अब मुझे आप एक बात बताएंगे, प्लीज सुनिएगा, कैन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क टू? हाँ या ना बताओ, जल्दी बताओ। कैन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, और कंप्लायंस भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। क्लियर है जानी? बताओ, यहां तक अलाइंड है, हम आगे चलें? यस, बेहतरीन है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सबके पास आयजा खुले हुए हैं, जल्दी खोलो, आयजा खुले हुए हैं आपके पास सबके पास, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, आयजा खुले हुए हैं ना? साथ साथ बताता हूं मैं, सही है? मैं बोलूंगा और आपने सुनना है उसको, सही है? आयजा खोल के तैयारी करनी है। अच्छा आप सुने, ओके, चाहे वो सॉफ्ट में खोल लें, सामने खोल लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, सुने। अच्छा, मैं ओपिनियन का पैरा पढ़ूंगा जब अनमॉडिफाइड होगा, सही है? क्या उसमें ये लिखते हैं हम, शुरुआत यहाँ से करते हैं, वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, फिर स्टेटमेंट्स के नाम आते हैं, स्टेटमेंट्स के नाम आते हैं सारे, और बताते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही आते हैं, इंक्लूडिंग नोट्स एंड मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या लिखा हुआ है? और आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है स्टेटमेंट्स के बाद? क्या लिखी हुई, जल्दी बताओ? इंक्लूडिंग मटेरियल। अच्छा, एक बच्चा भंड मारेगा, वो लिख के देगा अकाउंटिंग पॉलिसी इंफॉर्मेशन, मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी बताते हैं हम, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, इसको फोकस कर लेना। अच्छा, फिर शुरू कहां से कर रहे हैं? इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब दो चीजें होंगी, या तो प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क, ये क्या होता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। यहां तक अलाइंड है भाई? ये दोनों बातें मैंने रिपीट की हैं अभी, ये दोनों बातें रिपीट की हैं, लिखी हुई भी है यहाँ पे, देखो, फेयर प्रेजेंटेशन की ऊपर लिखी हुई है कंप्लायंस फ्रेमवर्क की, खुलवा के बता रहा हूं, ये समरी है, इसको देख लेना बाद में। चलो आगे सुनो, फिर मुझे बताओ, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन आता है। बेसिस फॉर ओपिनियन पता है आपको मैं कहां से शुरू करता हूं? वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आयजा, हमने कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई किया, हमारी जिम्मेदारी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में बताई गई है। और क्या लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने ओपिनियन देने के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, ये लिखते हैं। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, हाँ भाई? अच्छा, अब ये तो हो गया नॉर्मल मामला, ये तो हो गया नॉर्मल मामला। अब किस पे आते हैं? मॉडिफिकेशन पे। अच्छा, मॉडिफिकेशन कितने तरीकों की हैं? 3 तरीकों की, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ये फ्लो चार्ट आपके सामने आ गया है, जल्दी जल्दी बताना ताकि इसको क्लोज करें ना। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कहता हूं कि मेरी मिस स्टेटमेंट है और परवेजिव है, तो एडवर्स हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। अब मेरी बातों पे फोकस करना है, मैं डॉज करूंगा, हर एक इंपैक्ट देखना है। अच्छा, मेरी अगर मिस स्टेटमेंट है और परवेजिव नेचर की, आपने कहा एडवर्स आएगा, इस केस में कैम आ सकता है? आ सकता है? नासिर मना कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक यस कह रहे हैं, यूजुअली नो। आ सकता है, आ सकता है, बट कैम के अल्फाज ऐसे नहीं होंगे कि ऐसा शो करे कि पूरे एफएस क्रेडिबल हैं, जबकि हम ऊपर कह रहे हैं पूरे एफएस क्रेडिबल नहीं है। क्लियर है? अच्छा, फिर कैम में एक रद्दो बदल होगा, इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन basis for adverse opinion section we have determined following matters to be the key audit matters। ये बात याद है? except for the matter described in, नहीं except for नहीं आएगा, फंस गए। except for, पता है, सुनो, except for the matter कब आएगा? जब आपने ये सोचा कि कैम है ही नहीं। याद आ रहा है भाईजान? हेलो इधर सारे बच्चों, इन एडिशन आएगा। अगर आपने उसके अलावा, एडवर्स ओपिनियन के अलावा कोई और मंजन है ही नहीं, तो बोलोगे except for the matter described in basis for adverse opinion section we have determined there is no other key audit matter to report। क्लियर है? बात याद रहेगी? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम अच्छा सेशन हो रहा है, तुम लोगों ने और टेंशन दे दी है। चलो सही है, आगे सुनते हैं भाई, यहां तक अलाइंड है हम, रिवीजन हो रहा है, जल्दी बताओ भाईजान, जल्दी से। ओके, अब आगे सुनो, मेरी स्कोप लिमिटेशन है परवेजिव नेचर की है। डिस्क्लेमर आएगा, हाँ भाई? अच्छा, कैम आएगा? अच्छा, कुरतुलैन कह रही है बट मॉडिफिकेशन वाला मैटर कैम ना हो, हाउ इट इज पॉसिबल? बेटा हम कह तो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मतलब जो ऊपर बता दिया वो इटसेल्फ एक कैम है। अगर आप ये खोलें 701, उसमें लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन इटसेल्फ कैम होता है, बट उसको यहां नहीं ऊपर बताना होता है। कुरतुलैन बात समझ आ रही है? ये ख्याल रखना है।
ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है। वो बाय नेचर कैम है, तो वो ऊपर बताते, तभी तो कहते हैं रेफरेंस दोगे उसका। क्लियर है? जल्दी बताओ। मॉडिफिकेशन यूएम मटेरियल अनसर्टेनिटी इटसेल्फ इज अ कैम, यस। तो आप उसका अच्छा फिर ऊपर रेफरेंस देते हो मटेरियल अनसर्टेनिटी का, मॉडिफिकेशन का, यूएम नहीं। अली तुमने गलत इंक्लूड किया था उसमें। ओके चलो अब मेरी बात सुनेंगे। क्या इस केस में कैम आएगा? इस केस में कैम आएगा? जल्दी बताओ। नो? अच्छा क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि आप ये कह रहे हो मुझे कुछ मिला ही नहीं है। तो फिर इस पे काम कैसे किया आपने? तो क्या वो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी? चलो एक सिचुएशन बनाऊं, सही है? जवाब दोगे? जल्दी बताओ, जवाब दोगे? सिचुएशन बनाए। ओके आ जाओ। मैंने कहा कि लॉ रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो अगेन लॉ की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो तब होती है जब आप प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, वो कह रही है क्या करो, कैम डाल लो। ये वो मामला है महक, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। चलें ओके, सुने आगे, सुने मेरे बच्चों। बेहतरीन जा रहे हैं हम, क्योंकि हम सवालों पे आराम से उतर सकते हैं। ऑन टाइम जा रहे हैं हम, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो। थैंक्स टू मी कि मैं पार्टिसिपेट करा रहा हूँ, ऐसा ही है ना? सुने आगे, चलो जल्दी से। अब मैंने ये कहा कि भाई मैंने इवेंट्स और कंडीशन देखे, इवेंट्स और कंडीशन, लव यू टू जानी, हालात और वाकयात, जो ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि देयर इज अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर वो डाउट क्या थे, जरा ये बता दें। मैंने कहा भाई उसने लोन लिया हुआ था, उसके डेट कोवेनेंट ब्रीच थे ईयर एंड से पहले, ईयर एंड से पहले, सही है? अच्छा ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद, अच्छा मेरी एक एक बात फोकस होकर सुनना क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ईयर एंड के बाद जो है कहानी के अंदर, बैंक ने आपको एक्सटेंशन दे दी सिर्फ 1 साल की। इसने बोला जो ये इंस्टॉलमेंट पे करनी थी ना, इसको बस दिसंबर पे ले जाओ, है ना? इसको बस किस पे ले जाओ, दिसंबर पे। मुझे बताओ मैं अपनी लायबिलिटीज को करंट में ही रखूंगा या नॉन करंट में ले आऊंगा? करंट में ही रखेंगे। अच्छा क्योंकि ये रिलैक्सेशन मिली है ईयर एंड के। चलो एक और इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अगर मैंने लेटर लिख दिया होता ईयर एंड से पहले, लेटर लिख दिया होता ईयर एंड से पहले, लेटर लिख दिया होता ईयर एंड से पहले बैंक को, और उसका जवाब आता ईयर एंड के बाद, मोहसिन कह रहे हैं एडजस्टिंग, अब अब्दुल्ला कह रहे हैं नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग हो गया। अब भी नहीं होगा क्योंकि एडजस्टिंग नहीं है। जानी मरवाओगे तुम लोग, एडजस्टिंग नहीं है क्योंकि बैंक की कंफर्मेशन नहीं आई। ईयर एंड पे जवाब आना चाहिए था, ईयर एंड पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? याद रहेगा ये IAS 1 का स्पेसिफिक। कोई बच्चा क्लास वाला बैठा हो ना, अगर तुम लोगों ने से मैंने क्या किया था पता है? वो पैरा खोल के दिखाया था IAS का, IAS 1 का याद करो। IAS 1 का पैरा खोल के दिखाया था ये वाले कि ये देखो ये है, हाईलाइट किया था, याद है ना? बिल्कुल, ये नहीं भूलने देना, ये भंड नहीं मानना। नहीं, ईयर एंड के बाद जवाब आ गया तो आप क्या ईयर एंड, अच्छा बैलेंस शीट एजेड की बनती है ना नासिर जानी, बैलेंस शीट एजेड की बनती है ना, तो बैलेंस शीट देखो पैरा भी याद है बच्चों को 74 76, हम कह रहे हैं बैलेंस शीट एजेड की बनती है ना, तो एजेड की बैलेंस शीट ये बता रही होगी आपको मेरे बच्चों कि भाई इस दिन पे मेरे पास इररिवोकेबल राइट नहीं था इसको डेफर करने का। क्लियर है? अनकंडीशनल राइट नहीं था डेफर करने का। तो कोई ईयर एंड पे बोला अगर आप पे केस हो जाता तो आप हार जाते तो क्या होता भाई? पे करने पड़ते। क्लियर है? जल्दी बताओ। ऐसा ही है। व्हाट इफ कॉरेस्पॉन्डेंस इन कंटिन्यूएशन में हो, कॉरेस्पॉन्डेंस भी इन कंटिन्यूएशन में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर बैंक ये बोले मैं आपको बैक डेटेड दे रहा हूं उसी दिन पे, मैं मानता हूं कि इजाजत है, अब क्या होता? फिर तो आप बोलते कि सही है भाई, उस दिन सही हो जाता। क्लियर है? वो बोले कि हाँ यार वो प्रोसीजर डिले था अप्रूवल में, पर उस दिन ओके हो चुका था, तो उसने अगर बैक डेटेड लेटर आपको दे दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ मेरे बच्चों, अलाइंड हो जल्दी से सारे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो हुआ ये कि ये तो मामला सुलझ गया। अब हम एक स्टेप आगे गए, हमने कहा भाई हमने मैनेजमेंट को बोला गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करो। वो बोल रहे भाई असेसमेंट क्यों करें, हमने तो आपको लेटर ला के दे दिया। मैंने कहा हेलो, आपकी कैश फ्लो में अभी भी इतनी जान नहीं है, आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाओ, और कैश फ्लो प्रोजेक्शन मुझे बना के बताओ कि क्या आपके साल के आखिर में 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने की औकात है या नहीं है। अच्छा जब हमने कैश फ्लोज बनवाए उससे, तो उसमें इतना सा बफर आ रहा था। इतने से बफर का मतलब समझते हो कि स्लाइडली जो लोन था ना उससे ऊपर आ रही थी अमाउंट कैश फ्लो की। क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी है?
हाँ भाई, अच्छा मटेरियल अनसर्टेनिटी कब नहीं होती है? क्यों बताऊं मटेरियल अनसर्टेनिटी क्यों है तुम्हें बताऊं? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जो उसने अजम्पशंस लिए हैं ऊपर भी हो सकती हैं, क्या हो सकता है भाई, समझ नहीं आएगी बात। हाँ अगर बफर होता 2-3 अरब रुपए का तो समझ आता है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, पर क्या अभी आप बिल्कुल एट द एज हैं? जल्दी बताओ, बिल्कुल एट द एज हैं, बिल्कुल कोने पे ऐसा? तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये कंक्लूड करना होता है सवाल के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ये कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा वो चेक हो गया तो उसके बाद कहां जाते हैं कि कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। क्लियर है? अच्छा फिर मैंने क्या किया, उसकी सारी जजमेंट पे काम किया, उसके एस्टिमेट्स पे काम किया, इतना दिमाग लगाया उसके ऊपर, और लिस्टेड कंपनी, इतना काम किया उसके ऊपर, हाई रिस्क एरिया, पर जब किया मैंने तो मुझे पता लगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो इतना काम करने के बाद, जिस पे मैंने इतना यूजर का फोकस, जब जो ऑडिटर का अटेंशन लगा, की ऑडिट मैटर क्या होता है, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर दैट इन द ऑडिट प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। मैंने कहा मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर कौन सा होता है, जिस पे सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन लगे। सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन किस पे लगा, जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई एस्टिमेट्स और जजमेंट्स हो, सिग्निफिकेंट इवेंट हो। बोला था ना, यही सारी चीजें थी जिसमें एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया हो, आपका टाइम ज्यादा लगा हो, दोस्त शाविद गवर्नेंस से ज्यादा बातें की हो, ये सारी चीजें कंसल्टेशन की हो, ये सब लिखा था। बोलने से बातों बातों में कैम रिवाइज करा दिया, यही तो किया है ना? तो बातों बातों में कैम निकल गया यहाँ से। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे अब कैम आएगा? हसनैन कह रहे हैं कैम नहीं आएगा, मिद्दत भी कह रही है कैम नहीं आएगा। सर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न आएगा, क्योंकि मैटर वहां का है, यहाँ का, बट हाँ कैम के पैरा में उसका रेफरेंस आएगा। In addition to the matter described in material uncertainty relating to going concern paragraph, we have determined following matters to be the। चलो इसमें ट्विस्ट लाते हैं। इसी सिचुएशन में कैश फ्लो आ जाते 2.5 अरब से ज्यादा, 2.5 बिलियन से ऊपर आते, 2.5 बिलियन से ऊपर आते, 2.5 बिलियन से पूरा माहौल बना देते कैम बनाने का। ऐसा ही है, आगे सुनो। हमने कहा 2.5 बिलियन से ऊपर आते कैश फ्लो, सही है? तो मुझे एक बात बताओ, जब 2.5 बिलियन से ऊपर आते कैश फ्लो तो क्या आप कोई अनसर्टेनिटी रहती? नहीं, अब कोई नहीं रहती। वेरी गुड। तो जब अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब कैम आता? यस, क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया था। अब क्योंकि आपने अनसर्टेनिटी नहीं बताई ऊपर। क्लियर है? चलो एक दो तीन और बातें, ताकि अनसर्टेनिटी वाले को, और ये सर जब ईयर एंड के बाद बैंक एक्सटेंड कर दे फॉर 2 ईयर्स के लिए और वो कंपनी रीस्टेट करेगी नेक्स्ट ईयर में, नहीं ये बात नहीं समझा, सवाल समझते हैं। 2 ईयर्स के लिए तो कंपनी रीस्टेट करेगी नेक्स्ट ईयर में लायबिलिटीज अंदर करंट टू नॉन करंट। नहीं देखो, अगर ईयर एंड के बाद उसने एक्सटेंड कर दिया ना, टाइम दे दिया, ईयर एंड पे वो करंट की कंडीशन में रहेगा, ईयर एंड के बाद सही हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ईयर एंड के बाद सही हो जाएगा। अगर तो उसने एक्सटेंड करने को बोला, सर लेट सपोर्ट कोवेनेंट ब्रीच हो गए। नासिर का सवाल है, जवाब देना आप लोगों ने जल्दी से फोकस के साथ। सर लेट सपोज कोवेनेंट ब्रीच हो गए एंड बैंक ने पेमेंट मांग ली फॉरन से, लेकिन नेगोशिएशन करके बैंक ने एक्सटेंशन दे दी है, लेकिन बैंक की तरफ से एक्सटेंशन और अप्रूवल तो ईयर एंड के बाद आएगा। तो ईयर एंड पर तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई नहीं करेंगे, नहीं करंट में करेंगे, क्योंकि उसने ईयर एंड पे पैसे मांग लिए थे। तो कौन सी क्लासिफिकेशन थी? करंट। ईयर एंड के बाद उसने अपना नतीजा चेंज किया, तो अपना डिसीजन उसका कब चेंज हुआ? तो मैं नॉन करंट में भी कब लेके जाऊंगा? ईयर एंड के बाद। क्लियर है नासिर जानी? जल्दी बता दो। ये हमने क्लियर कर लिया यहाँ पे मामला, डन है। रीक्लासिफिकेशन के लिए नोट नहीं आता, नहीं रीक्लासिफिकेशन के नोट तो फिर अगले साल आएगा ना, अगले साल आएगा ना, रिपोर्ट से पहले होगा तो फिर नॉन करंट है, सही है। हाँ देखो अगेन, अगले साल रीक्लासिफिकेशन तब नोट आएगा ना जानी, जब मैंने पिछले साल की कोई रीक्लासिफिकेशन की हो, उस साल वो स्टेटस सही था, इस साल ये स्टेटस सही है, तो कंपैरेटिव चेंज नहीं होगा। शमरेज में तुम्हारी बात समझ गया। बोला आप पेपर सेटर होते तो बच्चों को आप जानते हैं कहाँ सब्जेक्टिविटी है, वहीं आप बजा देते हैं। अभी देखो तुम्हें बताता हूँ कि मैंने किया क्या तुम लोगों के साथ। सवाल तो देखो ऐसे ही थोड़ी ना 3 घंटे लगाए सवाल पे, अभी तुम्हें बताता हूँ, सही है। अच्छा मेरे जानी मेरे बच्चों ये बताओ, तो यहाँ तक अलाइंड एसी को आगे कंटिन्यू करें, कैम रिवाइज हो गया भाई?
पक्की बात है। अच्छा, कैम को लिखने का तरीका है ना, सबसे पहले कैम, उसकी डेफिनेशन, फिर आप बताते हो व्हाई इट इज अ कैम और उसके ऊपर प्रोसीजर। और कैम लिखने का तरीका है, पहले आप बताओगे कि ये XYZ मैटर है, जैसे कि मैं इसी की मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात करता हूं। सिंस गोइंग कंसर्न असेसमेंट इन्वॉल्व्स estimation of future cash flows which involves high estimates and judgments, this is a result due to which we consider this matter to be a key audit matter। पहले बताओ, ये लिखना आता है ना कि ये उसी तीनों फैक्टर से लिंक करना है उस मैटर को, आपका हो गया why it is a scam, और फिर आपने प्रोसीजर बताने के how we address these matters। क्लियर है? और मतलब जल्दी बताओ, बात समझ आती है मेरे बच्चों, जल्दी से जानिए। सर कैम अनमॉडिफाइड केस में भी आता, अनमॉडिफाइड केस में भी आता मतलब 8 बैंड आपका सही है। अच्छा भाई जल्दी सुने, सर कैम अनमॉडिफाइड केस मतलब इफ द ओपिनियन क्लीन, नहीं देखो मैं तो अभी सिखाया ना आपको, ओपिनियन क्लीन होगा तो भी कैम आएगा, ओपिनियन क्वालिफाइड होगा तो भी कैम आ सकता है, पर उस मैटर पे नहीं, उसके अलावा। ना सर बात समझ आ रही है? उसके अलावा पे आएगा ना, उसके अलावा पे आएगा, डन है, उसके अलावा पे आएगा। आगे चलें। ओके, इसी केस में मुझे बताओ, मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, बट आपको IAS 1 कहता है कि अनसर्टेनिटी होती है तो आपने डिस्क्लोज करनी होती है। अब कह रहा हूं अनसर्टेनिटी थी और अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज हो गई, क्या इस पे EOM आएगा? EOM, एम्फेसिस ऑफ मैटर, या बिलाल कह रहे हैं यस? ओए नहीं हुए, इसके लिए पैराग्राफ बनाया गया ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, बंद नहीं मार के आना। इसके लिए पहला क्या बनाया गया? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। जानी बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलो एक और बात सुनो, मुझे ये बताओ, अगर मैंने अनसर्टेनिटी देखी और अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, वो मना कर रही है, अब क्या ही है? अब मिसस्टेटमेंट है। हाँ जी, अच्छा फिर आपने देखना पड़ेगा अनसर्टेनिटीज किस नौयत की थी, मटेरियल थी या परवेजिव थी? मटेरियल थी तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। परवेजिव थी तो एडवर्स, क्योंकि आपको पता है कि मसला क्या है। आखिरी बात बताओ, मैनेजमेंट जो है आपकी गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं कर रही, कैश फ्लो ही नहीं बना रही है, तो अब क्या है? स्कोप लिमिटेशन परवेजिव नेचर की, क्योंकि पूरे FS का मसला है, तो क्या हम डिस्क्लेम कर देंगे और इसमें कैम देंगे? कैम का सेक्शन ही नहीं आएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा है? पक्की बात है। चलो अब इसी पे फिर कुछ दो बातें, दो नहीं 4 बातें पक्की, और फिर सवाल पे चलते हैं। एग्री है? 4 बातें करके सवाल पे चलने, पूरा रिवाइज करा दिया है मैंने, डन है? ओके, अब आगे सुनेंगे। 4 बातों में पहली बात, अभी उस पर आता हूँ ना, उस पर होगा ना, अभी सुने। 4 बातों में पहली बात, जब मैं डिस्क्लेमर दूंगा, अभी ये भी कराता हूँ, शिफ्ट करा देता हूँ, 710 भी कह रहा है, वो भी करा देता हूँ, अभी आ रहा है आगे, सही है? वो भी करा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है? पूरा हो जाएंगे। 720 भी करा दूंगा भाई, रुक जाए 1 मिनट, ये तो पूछने थे, जल्दी जल्दी से सुनो। अच्छा भाई, मैंने ये कहा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका डिस्क्लेमर होता है, तो मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि वी कंडक्टेड ऑडिट या वी वर इंगेज्ड से। अच्छा, यहाँ से शुरू करूँगा कि इन आवर ओपिनियन, आप बताओगे वी वर अनेबल टू गिव द ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन सेक्शन। अच्छा, फिर नीचे लिखूंगा वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। हाँ जी, ये तो लिखेंगे ना? नहीं, ये भी नहीं लिखते, ये पूरा पैरा गायब हो जाता है। सिर्फ नीचे बताओगे कि स्कोप लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ नीचे बताओगे कि स्कोप लिमिटेशन क्या थी, याद रहेगा? चलो इसमें कुछ और छेड़खानियां भी हैं, आगे चलें, बताता हूँ। अच्छा, आपने अगर मेरी क्लासेस ली हुई हो, उस पर मैंने एक एक करके मार्क करवाया, ये है ये, तो प्लीज़ यार उस पर रिक्वेस्ट है, वो देखना है आपने। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में कोई चेंज होगा, उसमें से 3 चीज़ें आएंगी, बाकी सब हो जाएगा। उसमें से 3 चीज़ें आएंगी, ये सही कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू 3 थिंग्स। पहला क्या, हमारी ऑडिट करना जिम्मेदारी थी आइजा के तहत, हमने इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा, पर हमें सबूत नहीं मिला। बस ये 3 बातें आएंगी और कहानी ख़त्म। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? सर अगर रिपोर्ट पे DOO हो और कंपनी फिर से ऑडिट करवाती तो व्हाट? DOO क्या होता है?
डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो, ओहो अच्छा अच्छा, अगर कंपनी पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो कंपनी फिर से ऑडिट करवाती है और वर्ड ऐसे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो तो इसका मतलब है सबूत नहीं है। हाँ, अगर उस चीज़ को सही करना होगा तो फिर वो क्या करेगी, चीज़ें सही करके फिर ऑडिट करा लेगी, अगर तो सबूत आ जाए। क्लियर है, यानी बात समझ आती है। रिस्ट्रिक्ट वाली बात कहीं लिखनी होगी आयज़ा में, कहाँ लिखी होगी आयज़ा में, कौन सी रिस्ट्रिक्ट वाली बात जानी मोहम्मद, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपनी रिपोर्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करने वाली 705 में ना मॉडिफिकेशन में लिखी हुई, यानी मॉडिफिकेशन में लिखी हुई है, सही है। मॉडिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखी हुई, वो पता है क्या करता है, वो आपको बोलता है 700 में ये पैरा है, उसको हटा के सिर्फ ये 3 आ जाएंगे, यही लिखा हुआ है उसमें। और आप मेरे नोट्स देखोगे, उस नोट्स के अंदर स्पेसिफिकली वही कॉपी किया हुआ है मैंने। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, गांव आया हूँ, हाँ मिल जाएगी जानू, कोई मसला नहीं है, मिल जाएगी तुझे रिकॉर्डिंग, पर लाइव की अपनी चस है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो थोड़ा सा नेट का मसला तो वो अभी, क्योंकि सवाल हमें करना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको घर से करने के लिए दूं सवाल और मैं आपको ये बोलूं जाओ 1 घंटे में लेट के करना, क्या फ़ायदा है? ये टाइम प्रेशर के साथ करना है, जल्दी बोला सर लाइव में औकात पता लग गई है कि क्या है। चलें तो लाइव करना है, अभी टाइम प्रेशर अभी देता हूं, याद है कराएंगे भाई, रिवाइज हो गया। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन में हम ये लिखते हैं वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आयज़ा, हाँ, और ऊपर लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड, और हम ये लिखते हैं कि वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। ये लिखते हैं, वो मना क्यों कर रहे हो, लिखते हैं यार क्या हो गया, वी बिलीव, एविडेंस मिला है तो एडवर्स दे रहे हो ना भाई, पूरा रिवाइज करा दिया ये, सही है। चलो अब आखिरी चीज मुझे, अच्छा और 1 मिनट, ये 720 बोल रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन तो आते ही कराया था। इनकंसिस्टेंसी कौन सी भाई, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? अभी आके तो कराया था 720, तो भी मेरे को याद आया, आते ही कराया था मैंने। हाँ 710 की बात करो, 710 की बात करो, 710 की, अभी सवाल है ना, प्लीज सुने। 710 क्या है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ऐसा ही कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी कितनी नस्ल की होती हैं, 2 टाइप की, पहली कॉरेस्पॉन्डिंग, और पाकिस्तान में क्या चलता है, हाँ भाई पाकिस्तान में क्या चलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। अबे कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है, कंपैरेटिव कहाँ से आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है, जिसके ऊपर करंट ईयर की क्लासिफिकेशन के बेस पे डिपेंड करती है लास्ट ईयर की क्लासिफिकेशन। ऐसा है मेरे बच्चों, हाँ जी ऐसा है भाई, हाँ जी जल्दी बता दो, हम ज़रा वापस यहाँ आ जाएं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये खोल लेते हैं। अच्छा ओके, इंटीग्रल पार्ट होता है। अच्छा मुझे बताओ, एक केस चल रहा था पिछले साल और इस साल में केस जीत गया, तो क्या अभी भी वो नोट आएगा? पिछले साल एक केस चल रहा था, इस साल में केस जीत गया, वो नोट आएगा नहीं आएगा? तो कंपैरेटिव में तो था ना, कॉरेस्पॉन्डिंग में करंट ईयर पे डिपेंड करता है पिछला साल। क्लियर है? ओके चलो ये बात समझ आती है। अच्छा फिर मुझे बात बताओ, जब आप बात कर रहे होते हो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की, तो आपका ओपिनियन सिर्फ किस साल को रेफर करता है? करंट ईयर को। जल्दी बताओ, सिर्फ करंट ईयर को रेफर करता है। बेहतरीन हो गया। अच्छा यानी आप बोलते हैं वी हैव ऑडिटेड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस, डन है? ऑनरेबल जल्दी बताओ डन है, ये बात समझ आ रही है? ये मैं बहुत कैटेगोरिकली रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा फिर अगर आपको पता लगे कि पिछले साल किसी और ने ऑडिट किया था, सही है, तो क्या अदर मैटर आता है? यस। अच्छा पिछले साल एक एरर था जो इस साल भी जिसका इम्पैक्ट है, तो क्या वो एरर इस साल इम्पैक्ट रखता है? यस रखता है। अच्छा अगर वो सही नहीं कर रहा पिछले साल का एरर, तो क्या अब अपने ओपिनियन में दोनों सालों को रेफर करोगे? हाँ जी, ओपिनियन में दोनों सालों को रेफर करोगे? यही सुनना था यार, नहीं करेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन में करेंगे। बेसिस फॉर ओपिनियन में वजह बताओगे कि पिछले साल ये गलती थी जिसका साल अभी भी इम्पैक्ट है। ओपिनियन में तो फिर भी रेफर नहीं करेंगे। भाईजान याद रहेगी बात, पक्की बात है, याद रहेगी ये बात, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, गंदा डॉच करते हैं आप। अच्छा मुझे बताओ ये बात सही है, समझ आ रही है बात? भय है ना जज्बात में? चलें ओके,
सुने, बस ये भी तो सोच के आता हूँ ना मैं कि ये बोलना है, बेसिस ओपिनियन वाली बात रिपीट करते हैं। ओके अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, फ्लो में हो जाता है, सही है, सुने 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 आगे सुने वापस। मैंने कहा जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग की तो आपको अपॉइंट सिर्फ इस साल के लिए किया जाता है, ओपिनियन सिर्फ इस साल पे आएगा। आप पिछले साल की कोई भी चीज़ रेफर नहीं करते ओपिनियन में, ना बेसिस फॉर ओपिनियन में। मैंने कहा अगर पिछले साल की कोई गलती जो इस साल भी रेलेवेंट है तो ओपिनियन तो इसी साल पे दोगे, पर बेसिस फॉर ओपिनियन में पिछले साल का तस्करा करोगे कि उसकी वजह से इस साल भी इंपैक्ट आ रहा है। जैसे कि पिछले साल उसने एक चीज लेट कैपिटलाइज की थी और आज कैपिटलाइज की तो इतने का डेप्रिसिएशन, तो बताओगे ना पिछले साल को रेफर करोगे। इसका मतलब ये नहीं है मैं पिछले साल पे ओपिनियन दे रहा हूं। क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी। और अच्छा अब वो कह रहे हैं सैफुल्ला कि अगर वो एरर हमारी करंट ईयर मटेरियलिटी से कम हो तो फिर आपने ये देखना है क्या कंपेरेबिलिटी का मसला तो नहीं है उसमें, ये भी है। और कंपेरेबिलिटी का मसला अगर मटेरियल है तो भी आप फिर यही बात करोगे। क्या ख्याल है जानी? और सैफुल्ला कह रहे हैं अगर ओवरऑल मटेरियलिटी से नीचे आ जाए तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, मटेरियल फिर क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे? यस। अच्छा और फिर मुजम्मिल कह रहे हैं कि सर अगर अकाउंट्स रीस्टेट हो जाएं, अकाउंट्स क्या हो जाएं? रीस्टेट हो जाएं तो क्या करना है? तो आप ये कह रहे हैं कि सर अकाउंट्स रीस्टेट हो गए तो कोई मिस स्टेटमेंट रहेगी? हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या कोई मिस स्टेटमेंट रहेगी? हाँ जी, क्या कोई मिस स्टेटमेंट रहेगी? नहीं रहेगी। अच्छा जब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं रही तो क्या आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे? पिछले को रेफर करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बट अदर मैटर दोगे? देंगे, अदर मैटर देंगे क्योंकि वो पिछले साल ऑडिटर कोई और था। डन हो गया जानी? यहां तक अलाइंड हो? कंपैरेबिलिटी की एग्जांपल दे दें, अभी देते हैं जानी, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में ये मसला चल रहा था कि सुनना, पाकिस्तान में ये मसला चल रहा था कि यूजुअली IFRS 9 जो है ना, री स्टेटमेंट में भी तो आएगा नहीं, री स्टेटमेंट पे अदर मैटर नहीं आएगा, एम्फेसिस आएगा। कोतुलन बात समझ आ रही है? री स्टेटमेंट पे एम्फेसिस आएगा, हाँ अदर मैटर नहीं आएगा, एम्फेसिस आएगा, एम्फेसिस आएगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा एम्फेसिस भी वो कि इतनी बड़ी मिस स्टेटमेंट हो कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हो, फंडामेंटल हो। बच्चों ने कहा सर कंपेरेबिलिटी का भी बता दें, कंपेरेबल क्या होता है, इशू क्या था। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, न्यू एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। पाकिस्तान में मसला चल रहा था कि आपको पता है ना IFRS 9 में आपको कॉस्ट मॉडल अलाउड ही नहीं है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। यस बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू PNL। आगे सुने, जब हमने ये डिसाइड कर लिया फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, तो लास्ट ईयर ऐसा था कि क्लाइंट के पास डेटा अवेलेबल नहीं था कैश फ्लो का, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी की जो वैल्यूएशन है आपने BFD में पढ़ी होगी कि फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फ्री कैश फ्लो मेथड से निकलती है। किससे निकलती है? फ्री कैश फ्लो मेथड से। या तो आप प्राइस अर्निंग मेथड से निकाल लो, क्योंकि मैं वैल्यूएशन टीम का पार्ट हूँ EY में, मुझे पता होता है कैसे चल रही होती है। तो आप क्या करो, प्राइस अर्निंग मेथड से निकालो, जिसमें होता है क्या है कि दूसरी किसी लिस्टेड कंपनी का प्राइस अर्निंग लेके उसको अपने एक रिस्क फैक्टर से एडजस्ट करके अपनी प्राइस निकाल लो, EPS से मल्टीप्लाई करके। ऐसा ही है ना भाई? ओके। तो हुआ ये कि पिछले साल ये डेटा अवेलेबल नहीं था, इस साल उन्होंने कोई जुगाड़ लगा के बना लिया। तो इस साल इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे कैरी हुई है, पिछले साल किस पे कैरी हुई है? कॉस्ट पे। क्या ये कंपेरेबल है? नहीं है। तो मुझे बताओ क्या कंपेरेबिलिटी की वजह से बुला दोगे? हालांकि एजेड पे वो बिल्कुल सही हो चुकी है, पर पिछले साल से कंपेरेबल नहीं है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंपेरेबिलिटी इशू। एक साल कॉस्ट पे, दूसरे साल किस पे? फेयर वैल्यू पे, जबकि लास्ट ईयर भी किस पे होनी चाहिए थी? फेयर वैल्यू पे। यानी बात क्लियर है? सर अगर लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट ना ठीक हो, अफेक्ट करंट ईयर को करे, वो भी ना ठीक हो, तो करंट ईयर मॉडिफाई होगा? सवाल सुनते हैं। सर अगर लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट ना ठीक हो, अफेक्ट कर करंट को, और वो ठीक ना हो, तो करंट ईयर मॉडिफाई होगा? करंट ईयर ही मॉडिफाई होगा, यानी करंट ईयर ही मॉडिफाई होगा। उसमें बेसिस फॉर ओपिनियन में तस्करा कितने सालों का होगा? 2 सालों का। यानी बात समझ आ रही है? यस, लाइक टू लाइक होना चाहिए। अच्छा ये कौन सी चीजें हो गई? कॉरेस्पॉन्डिंग। कंपैरेटिव में तुम लोग मुझे बताओगे, कंपैरेटिव में अगर, अब मैं वही वाली गेम याद है, बता दें जल्दी बताओ, आखिरी चीज है। अगर लास्ट ईयर IFRS 9 एप्लीकेबल ही नहीं था तो मिस स्टेटमेंट ही नहीं हुई ना? क्या ख्याल है? हाँ भाई, अगर लास्ट ईयर IFRS 9 एप्लीकेबल ही नहीं था तो मिस स्टेटमेंट ही नहीं हुई ना? पहले भी फ्रेमवर्क के तहत बनाए थे,
अब भी फ्रेमवर्क के तहत बना है, कंसिस्टेंसी है ना। अबे आइजा 510 पर आया था तुम्हें कि ओपनिंग बैलेंस सही ट्रांसलेट हुए हो, पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई हो, ये भी तो सिखाया तुम लोगों को। तो नहीं कंपेरेबल नहीं ना, पे देखो मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच आती है ना, वो तो आपको फ्रेमवर्क खुद कह रहा है। जब IFRS 9 न्यू आया था तो उसने क्या कहा था, रिटेन अर्निंग में एडजस्टमेंट ले लेना, कह रहे ओके सर। इस बार बैंक EIR का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे तो लास्ट ईयर से चेंज तो आएगा ना। आराम, अगर मैं आपको बताऊं ना, बैंक ने EIR का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया है और उसमें आपको पता है डिस्क्लोजर भी देना है कि अगर हम ये चीज़ सही कर लेते शुरू से ही तो हमारे रिजल्ट्स क्या होते हैं। आराम, बात समझ आ रही है। तो EIR का इम्पैक्ट तो लेंगे, बिल्कुल सही है, उसकी एडजस्टमेंट भी ले रहे हैं, इम्पैक्ट भी बता रहे हैं, समझ रहे हो बात को जानी। मार्च में लिया है बिल्कुल सर। कंपेरेबिलिटी इशू पर क्वालिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट होगी, हाँ हाँ देखो डिपेंड करता है, कंपेरेबिलिटी इशू पे परवेजिव है तो एडवर्स भी दे सकते हो या तो क्वालिफाइड। क्लियर है जानी, जल्दी बताओ शमरेश, बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चों, सबके सब, सबसे पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहा हूं मैं, सबसे पूछ रहा हूं मैं। चलो अब कॉरेस्पॉन्डिंग को साइड में करते हैं, किस पे आ गए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। जल्दी बता दो मेरे बच्चों। लेकिन सर ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग चीज नहीं है मतलब शमरेश किसके लिए कह रहे हो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज नहीं है जानी? कंपेरेबिलिटी इशू पर क्वालिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट होगी यार। मैं देखो, मैं क्वालिफाई करूंगा इस साल की रिपोर्ट, क्यों? क्योंकि ये साल पिछले साल से कंपेरेबल, तो बेसिस फॉर ओपिनियन में ये बताऊंगा शमरेश जानी, बेसिस फॉर ओपिनियन में ये बताऊंगा कि मैंने ये क्वालिफाई इसलिए की है क्योंकि पिछले साल ये हुआ था और इस साल ये हुआ है, और मैं इसको कंपेरेबिलिटी की वजह से उड़ा रहा हूं। शमरेश बात समझ आई? ओपिनियन तो फिर भी करंट ईयर पे दे रहा हूं, डन है? ओके सर, कंपेरेबिलिटी इफ नॉट लाइक टू लाइक, तो वो हमेशा ही मटेरियल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है ना। इस साल अगर मैंने फेयर वैल्यूएशन की वो 2 मिलियन से है और मेरी मटेरियलिटी 500 मिलियन है, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ यार, अब क्या करेंगे? मेरी मटेरियलिटी 500 मिलियन है और 2 मिलियन का फर्क आया फेयर वैल्यू में, अब क्या करूं? इमटेरियल। तो आपके पास मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स है ना, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, सब सिखाया हुआ है। डन है जानी, बात समझ आ गई दानिश अब नासिर? लेकिन सर हर चीज मटेरियल पर्सपेक्टिव से थोड़ी ना देखूंगा। नहीं नहीं, अरे ऑडिट में आप काम किन चीजों पे करते हो जानी? नासिर सारे बच्चों में आप सबसे पूछ रहा हूं, ऑडिट में किन चीजों पे काम करते हो आप लोग? मटेरियल चीजों पे। एंड व्हाट इज मटेरियल व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर। तो अब मैं भी तो ये सिखा रहा हूं, कि if it is not expected to influence the economic decision of user, then it means that it will not affect your financial statements, and even if it will not affect your opinion. Comparability का इशू मुझे ट्रिक करना चाह रहा था, देखो क्या, अभी तुम लोग बड़े हो चुके हो ना, तुमसे वो वाली बात नहीं हो सकती, कोई बच्चा होता तो मैं उसको बताता। क्या जानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई लव यू। अच्छा भाई, कंपेरेबिलिटी का इशू तब आता है जब करंट और लास्ट ईयर की मटेरियलिटी डिफरेंट हो। नहीं 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 नहीं, देखो कंपेरेबिलिटी का इशू तब आता है जब लास्ट ईयर की चीज इस साल से कंपेरेबल ना हो, मटेरियलिटी उसके बाद देखनी है। क्लियर है मोहम्मद जानी, बात समझ आ रही है? मटेरियलिटी उसके बाद देखनी है, पहले इशू निकालना है। डन है? कुरतुलैन का एक सवाल आया, सर अगर पॉलिसी चेंज हुई है, एग्जांपल IFRS 9 के एंड इट्स एप्लीकेबल इन करंट ईयर, लास्ट ईयर प्रीवियस पॉलिसी पे अकाउंटिंग हुई थी, तो न्यू पॉलिसी एप्लीकेबल ही नहीं थी, तो कंपेरेबल कंसिस्टेंट नहीं हुआ। नहीं, फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब नया IFRS आता है तो वो बताता है कि मुझे अकाउंट फॉर कैसे करो। कुरतुलैन बात समझ आ रही है? हाँ भाई जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? देखो जब 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 IFRS 16 आया था, IFRS 16 आया था, तो IFRS 16 ने क्या किया, उसने बोला भाई हर लीज लेसी के लिए क्या है, फाइनेंस लीज है, तो सबने अकाउंटिंग की। अब सबने जब अकाउंटिंग की तो उसके अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट आया कि भाई पीछे चलते तो क्या होता, तो उसके लिए हमने मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ली थी, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स को रीस्टेट करने के बजाय पूरा इंपैक्ट रिटेन अर्निंग में ले लिया था और लास्ट ईयर के नंबर रीस्टेट कर दिए थे। जब कुरतुलैन लास्ट ईयर के नंबर रीस्टेट हो गए तो क्या कंपेरेबिलिटी का मसला खत्म हो गया है? सवाल है, खत्म हो गया ना?
तो लास्ट ईयर के नंबर हमने ऐसे कर दिए थे जैसे शुरू से ही क्या चल रहा था, IFRS 16। डन है, गुड पॉइंट, क्लियर हो गया। IAS 8 भी रिवाइज कर दिया, सही है। चलें, क्या बात है, तो शुक्रिया जी। अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है तो ये क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं है। देखो पॉलिसी अभी कंसिस्टेंट ही है ना मेरा बच्चा, क्योंकि फ्रेमवर्क नया आ गया। और फ्रेमवर्क देखो, पॉलिसी कंसिस्टेंट होना एक अलग बात है, पॉलिसी चेंज करके उसको कंपेरेबल बनाना एक अलग बात है। अब जब नया IFRS 16 आ गया तो मैंने पिछले सालों को भी तो वैसा ही कर दिया ना, जैसे शुरू से क्या लग रहा था IFRS 16। पर हाँ, मैंने पिछले 3 कॉलम बैलेंस शीट नहीं बनाई क्योंकि मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में सारा इंपैक्ट रिटेन अर्निंग में ले लिया। डन है कुरतुलन, आपका सवाल का जवाब आ गया, क्लियर हो? यस, ओपनिंग रीस्टेट हो गई। अच्छा, आमना कह रही है रीस्टेट करने के बाद रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपने रीस्टेट कर दिया, इज देयर एनी मिसस्टेटमेंट, इज देयर एनी स्कोप लिमिटेशन? हाँ, इफ यू थिंक दैट यू हैव वर्कड अ लॉट ऑफ इट on this thing and if it is a listed company then कैम आ जाएगा। EOM क्यों नहीं, कैम को तरजीह दी गई है EOM के ऊपर। बच्चों बात क्लियर है? डन हो गया? तो आपके सारे मसलों का हल एक ही है, मैं, सही है। चलो जल्दी से बता दो, क्लियर है भाई? डन हो गया यहाँ तक? आगे चलें? अब इजाज़त है तो असली मौत का कारवां शुरू करें, सवाल पे चलें। रेडी हो? तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, डायरेक्ट मुश्किल कराऊं या थोड़ा सा हल्का सवाल। देखना चाहता हूं कितने कॉन्फिडेंट हो। मुश्किल कह रहे हैं दानिश, डायरेक्ट मुश्किल कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं डायरेक्ट मुश्किल। ओहो, क्या बात है। चलो जी, तो फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेडिंग देखो क्या लिखी हुई है, एक क्वेश्चन है कि अगर पॉलिसी इनकरेक्ट अप्लाई की थी, तो यानी इनकरेक्ट अप्लाई की थी तो लास्ट ईयर भी मिस स्टेटमेंट होगी, इस साल भी मिस स्टेटमेंट होगी, ऐसा ही है। इन केस ऑफ री स्टेटमेंट EOM रिव्यू रिपोर्ट में भी आएगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चले, मदद कह रही है पहले थोड़ा हल्का था कि इज्जत रह जाती, नहीं इसमें इज्जत तो हल्के में भी नहीं रहेगी, वो भी भारी है थोड़ा। 3 घंटे दोनों पे लगे हैं मेरे। चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये रुक के जो आपने प्रॉमिस किया ना, ये जो आप लोगों की मोटिवेशन थी, सही है। अच्छा, एक आखिरी चीज कुरतुलन कह रही है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में, आखिरी बात बिफोर वी स्टार्ट दिस, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में, सही है, अगर आपको 2 सालों के लिए अपॉइंट किया गया तो आप बोलेंगे इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर, दोनों लिखते हो आप, सही है कुरतुलन? ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? दोनों लिखते हैं, जल्दी बताओ, क्लियर है? ओके। अच्छा देखो, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, अटेंडेंस का एक चीज़ भी कम नहीं हुई है, जैसे बच्चे बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए माशाल्लाह, लगे हुए प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, ये सेशंस लो, पास हो जाओगे। खुद रिवाइज करने से अच्छा अपने सारे मसले मुझसे डिस्कस कर लो, जो भी शक व शुबा है सारे क्लियर हो जाएंगे। पूरा रिवाइज हो गया ना? मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप ये सवाल मुझे करके दिखाओगे 15 मिनट में, सही जी? ये स्क्रीन पे विजिबल है आप लोगों की, यानी इसको मैं थोड़ा सा ये स्क्वीज कर देता हूँ, सही है? ये आ गया पूरा सवाल अब आई थिंक आपके पास, सही है? इसकी मैं रिक्वायरमेंट रीड कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ अभी मैं। अच्छा, इसके लिए टाइम कितना दिया है पहले ये बताओ? 15 मिनट्स, 15 मिनट। अच्छा भाई, इसको मैं आपको भेज भी रहा हूँ ग्रुप के अंदर, अभी भेज देते हैं आपको ये ग्रुप में, यहीं से उठाया हमने। यू नॉट इन द ग्रुप। अच्छा, आपको वैसे ऑनलाइन वाले ये बता दो, मैं अभी वो कर देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बना दूंगा अलग से वर्कशॉप का, उसका बनाया नहीं था, वो मैं दे दूंगा, अभी यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोगों को विजिबल है ये ऑनलाइन वाला? आपको तो विजिबल है ना? अच्छा, मैं खाली एक रिक्वायरमेंट को हटा के ऊपर चला जाऊंगा, रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं, सही है, ताकि सब बच्चे एक साथ हो जाएं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि की ऑडिट प्रोसीजर बताओ जो आप परफॉर्म करोगे ग्रुप ऑडिटर के नाते इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ हसन पावर लिमिटेड।
और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर ऑन एक्यूरेसी ऑफ नंबर ऑफ हसन पावर लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड। सही है, पहली टेंशन, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जो इसकी एक्विजिशन हुई है उस पर, है, और उसके नंबर्स पे प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, एक्विजिशन पे करने, नंबर्स पे नहीं करने। पहले बताओ ऑनलाइन हो यहाँ तक, ऑनलाइन वाले बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है जल्दी से? इसके नंबर्स पे नहीं करने कि एसेट सही रिकॉर्ड हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ ना, एक्विजिशन पे करने हैं, ये पहले क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा, फिर इवेल्युएट करो, एक्सप्लेन करो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलें जी, आपका समय शुरू होता है अब। यहीं बैठा हूं मैं डिस्कस करने के लिए, लिखें। क्वेश्चन ग्रुप पे नहीं आया, भेज दिया, अभी वापस भेज देता हूं, और अभी ग्रुप भी बना लेता हूं बच्चों के लिए। देखो आ गया, यस ऐसा ही है। लिंक यहीं भेज दूंगा मैं आपको, मैं आप लोगों को यहीं भेज दूं लिंक चैट पे, फिर आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, सही है? मैं आपको भेज देता हूँ, अभी मुझे 1 मिनट दें बस। अच्छा बच्चों, आप ऑनलाइन बैठे हुए हो ना, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ दोनों ग्रुप में, इस लिंक को ना यहाँ पे पेस्ट कर दो बस। देखो आ गया आप लोगों के पास, ताकि ये लोग उसमें आ जाएं, ताकि इनको मैं डेटा और मटेरियल सारा दे सकूं। यहाँ कोई पेश कर दे प्लीज़ पब्लिक में ना, मैं अगली पोस्ट में भी चला दूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस नौयत का सवाल जाने मन आपको कभी मिलेगा भी नहीं कहीं, क्योंकि मैंने ICW ACCA पहले पूरा छाना, और मैंने पहले ये मेक श्योर किया कि जो आज तक उसने नहीं पूछा ना वो मैं पूछ लूँ। हिंट दूँ या खुद करोगे? करेंगे? अच्छा, आप लोग कितने बच्चे थे जब मैंने बैच शुरू किया था तो कहते थे सर स्पेसिफिक IFRS से सवाल पूछता अब एग्जामिनर? मैंने भी स्पेसिफिक IFRS से पूछा है। आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं आपको वहाँ भी भेज दूँ ये। और मेरी तुम लोगों से गुजारिश ये होगी
कि जब मैं सवाल कर लो ये तो मुझे ये सुनाना आके यहाँ पे, ताकि अपनी गलतियाँ दिखा पाओ। और 15 मिनट इसका डेजिग्नेटेड टाइम है, इस पे नहीं होता तो मतलब यू आर इन डेंजर। जानी प्रोसीजर लिखे तुम लोगों ने, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ प्रोसीजर लिखे कि ये पहली रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द की ऑडिट प्रोसीजर दैट यू शुड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑडिटर इन रिलेशन टू द एक्विजिशन ऑफ HPL हसन पावर लिमिटेड। Anyone who has written the procedure, substantive, दो तरीके की खामोशी होती है, तूफान से आने से पहले वाली, हाँ जी, और एक ऐसी कि जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, करें।
10 मिनट हो चुके हैं, 4:19 पे मैंने दिया था, 4:29 हो चुके हैं। यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 5 मिनट्स। ओके नासिर, आपने जो प्रोसीजर लिखे हैं वो मैं रिव्यू करूँगा, पर इनको सुनाऊँगा नहीं अभी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी डायरेक्ट मैसेज करो मुझे, सही है, ताकि बाकी ना रीड करें। पहला प्रोसीजर बिल्कुल सही लिखा है नासिर। तुम्हारा पहला प्रोसीजर सही है, दूसरा भी चलो सही है, तीसरा जो है ना आधा गलत है। हाँ लिख सकते हैं हसनैन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके अब्दुल शगूर ने लिखा है ऑब्टेन वर्किंग और गुडविल फ्रॉम द मैनेजमेंट, आस्क मैनेजमेंट अबाउट वेदर इट इज नेट एसेट और क्लासिफाइड प्रोपोर्शनेट शेयर और फेयर वैल्यू नेट एसेट। ये दूसरा गलत लिखा है, दूसरा गलत लिखा है। रीकैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एलिमिनेट इंट्राग्रुप एडजस्टमेंट्स, गलत जानी, गलत। आपने रिस्क को पिक नहीं किया इस वाली चीज़ में, रिस्क किया है उस पर काम होगा। कैश फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट कैश कंसिडरेशन वॉज पेड और नॉट चेक रेगुलेटरी अप्रूवल्स विद द मैनेजमेंट एंड नॉट गॉट फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडीज, आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द एक्विजिशन कैलकुलेशन, कैलकुलेट गुडविल, चेक वर्किंग ऑफ ग्रुप रिजर्व। अच्छा देखो मुझे जल्दी से पहले सारे बच्चे एक में रुक के बाद बताते हो, हम ये लिख सकते हैं चेक वर्किंग ऑफ ग्रुप रिजर्व, ये वो, या ये बताना होता है चेक कैसे करूँगा। देखो चेक कर लेना तो मसला है ना जानी, हमें ये बताना होता है कि चेक कैसे करूँगा, ये प्रोसीजर होता है। कितने मार्क्स का है ये, यार ये 15 नंबर का सवाल है। अली ने लिखा है ऑब्टेन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग पासिंग रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। रीड द टर्म्स ऑफ एक्विजिशन एंड प्रपोज्ड कंसिडरेशन, बिल्कुल सही है। कंफर्मेशन भेजेंगे एचएल को टू इंश्योर कंसिडरेशन द शेयर ट्रांसफर, एचएल को कंफर्मेशन भेजेंगे, हम एचएल को कंफर्मेशन भेजेंगे या शेयर होल्डर से बात होती है, शेयर होल्डर से खरीदा जाता है, यानी एचएल से थोड़ी ना खरीदा है। ऑब्टेन द रिपोर्ट सबमिटेड टू एससीबी टू शेयर कंफर्म, सही है, ये भी सही है। इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट, ऑब्टेन ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट टू कंफर्म द फेयर वैल्यूज। अच्छा देखो अली ने लिखा है कि मैंने ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ले रही है फेयर वैल्यू कंफर्म करने के लिए, क्या फेयर वैल्यू वो कर पाया है? हाँ ये लिख सकते हो कि प्रोविजनल वैल्यूज अगर कुछ कुछ हो चुकी हो तो। रिव्यू द वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यू है, मुझे बताओ रिव्यू कर सकता हूँ वैल्यूएशन रिपोर्ट इंडिपेंडेंट वैल्यू की जबकि मेरे पास वो अवेलेबल ही नहीं है। चेक वेदर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर ड्यूली आइडेंटिफाइड, ये लिख सकते हो अली। Review minutes of the meeting to understand the terms of acquisition, recalculate goodwill, compute using provisional value and asset liability, inspect bank statement, confirm the amount received, NCA की calculation, method full goodwill partial, assess whether any information become available before the authorization financial statement, there should be provisional values, okay. Confirm compliance with IFRS 3 disclosure requirements, nature acquisition, percentage acquire, consideration, very good यार, अच्छा लिखा आराम। Completeness, CC of the management expert, competence, capability, objectivity, auditors, expert to take reliance on the subject, very good, अच्छा लिखा है आराम, बहुत अच्छा लिखा है, बेहतरीन आराम। We will obtain the share purchase agreement, inspect the date of acquisition, percentage of shares. We will inquire management with fair value of the asset and liability was not determined. Ensure that ML was compiled with all the regulatory requirements. Ensure that ML has complied with, okay, सही है। Will verify the Hassan Power is consolidated in the balance sheet but not in P&L acquisition date, ये भी सही लिखा है, पर कुछ चीज़ें मिस हैं इसमें। अच्छा इन प्रोसीजर्स में वो प्रोसीजर आएगा कि हम ये देख लेंगे कि जो सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट्स है उसके नंबर को एक एक को मैच कर लेंगे नेट एसेट्स को। फिर रिपीट कर रहा हूँ,
मैं उसके नंबर्स की ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन के लिए ये तो देखूंगा ना कि उसके एसेट और लायबिलिटीज 31 दिसंबर पे कितने कितने के थे, तो उसके उन एफएस से मैच करूंगा ना। तो ये तो लिख सकता हूँ ना कि वी विल ट्रेस द नंबर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और सब्सिडरी, जो कि यहाँ पे हसन लिमिटेड है, फ्रॉम देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब्दुल्ला ने लिखा है इंस्पेक्ट कैश कंसिडरेशन, ओके। ऑब्टेन द बीओडी मिनट्स, ये भी सही है। ऑब्टेन एंड रिव्यू द एक्विजिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ऑब्टेन रिव्यू एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी एंड एग्री द सेम फिगर्स इन प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है इसमें कुछ प्रोसीजर वहां से उठा के लिखने थे जो मैंने 600 में कंसोलिडेशन में सिखाए है ना। ऑनलाइन वालों ऐसा है ना, जो हमने 600 में सीखे हैं कंसोलिडेशन में, इसके वो प्रोसीजर आएंगे ना वहां से उठा के लिखना है। ओके इवेल्युएटिंग, अच्छा इसमें हमने ये प्रोसीजर लिखा है कि हम ये भी तो देखेंगे कि अच्छा आरपी वाले प्रोसीजर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ईयर एंड पे ही ग्रुप बनाए, तो क्या इसके अंदर इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन होगी? जल्दी बताओ कुरतुलैन। हाँ अगर कोई रिसीवेबल पेएबल हुए उसके बाद वो हट जाएंगे, वो लिख सकते हैं आप, सही है। अच्छा रिव्यू शेयर परचेज एग्रीमेंट टू कंफर्म द एक्विजिशन, फैजान में तुम्हारा रीड कर रहा हूँ, वेरीफाई एक्विजिशन डेट एंड कंट्रोल। अच्छा हाँ देखो ये मैं पूछ रहा था कि क्या हम ये लिखेंगे इसके अंदर कि हमने ये देखना है कि कंट्रोल 31 दिसंबर पे आया था या नहीं आया था, ये लिखा था तुम लोगों ने। और वो कैसे देखेंगे जल्दी बताओ? बाय इंस्पेक्टिंग द एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, रेगुलेटर के कॉरेस्पॉन्डेंस के रेगुलेटरी अप्रूवल आया या नहीं आया। अदबा बशीर ने लिखा है इंस्पेक्ट शेयर परचेज एग्रीमेंट टू वेरीफाई डेट ऑफ एक्विजिशन परसेंटेज, बिल्कुल सही है। कंफर्म कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड ऑफ रुपीज, पर आपने ये नहीं लिखा कंफर्म कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड कहाँ से कंफर्म करूंगा? बैंक स्टेटमेंट से। ऑब्टेन मैनेजमेंट कैलकुलेशन गुडविल एंड रीपरफॉर्म मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ओके चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी होगा, रीपरफॉर्म नहीं, सही है। रिव्यू बेसिस यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग प्रोविजनल वैल्यूज, बिल्कुल सही है। अच्छा क्या मुझे ये शक नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, सुनना सारे बच्चों में तुम सबसे पूछता हूँ, मुझे ये शक नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने प्रोविजनल वैल्यू जो यूज़ किए हैं, पहले तो ये बताओ एक एक करके, प्रोविजनल वैल्यू यूज़ करना अलाउड है? हाँ भी शमरीज मना कर रहे हैं, हाँ पहले बताओ। IFRS की पहले बात कर लेते हैं। अली कह रहे हैं यस अलाउड है, यस अलाउड है। अदबा भी कह रहे हैं यस अलाउड, सब कह रहे हैं अलाउड है, यस अलाउड है, 1 साल के लिए अलाउड है, IFRS 3 के तहत अलाउड है। तो इसका मतलब है मना तो नहीं है, इसका मतलब है मना तो नहीं है। अच्छा अब आपने देखना है कि मैनेजमेंट का स्टांस सही है या नहीं है। तो उस केस में आप मैनेजमेंट को ये कह सकते हो कि भाई मुझे तू अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस किसी एक्सपर्ट से दिखा दे जिससे तू बात कर रहा है, ताकि मैं ये देख सकूं ऐसा तो नहीं है कि तुमने वैल्यूएशन की हुई हो और तुम टोबी ड्रामे कर रहे हो। देखो एक बात सीखो, प्रोविजनल वैल्यूज उसकी अलाउड होती है जिसकी वैल्यूएशन कंप्लीट ना हो पाए, नहीं यही बात समझ। प्रोविजनल वैल्यू उसकी अलाउड होती है जिसकी चीजें कंप्लीट ना हो पाए। तो ये तो नहीं मतलब ना कि सारी चीजें इनकम्प्लीट होंगी, क्लियर है? तो आपने जस्टिफिकेशन देखनी है उसकी, क्योंकि जो मैनेजमेंट कह रही है क्या वो जस्टिफाइड बात है या नहीं है। आप अगर IFRS 3 खोल के देख लेंगे वो भी तो यही कहता है कि प्रोविजनल अकाउंटिंग उस चीज की अलाउड है जिसके लिए अभी मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल नहीं है। पर इफ यू हैव दोज थिंग्स तो आप फिर वो करते हैं ना अकाउंट फॉर। सर यूजुअली तो फेयर वैल्यू कंट्रोल से पहले आइडेंटिफाई हो जाती है ना। नहीं देखो फेयर वैल्यू तो एक ड्यू डिलिजेंस 2-3 साल पहले भी चल रही होती है, सौदा होते होते टाइम हो जाता है। जैसे अभी मैंने PDCL का ऑडिट किया ना, PDCL ने जब टेलीनॉर को खरीदना था तो पिछले 3-4 सालों से बातें चल रही थी। तो वैल्यूएशन कब कराई होगी? सौदा कब लॉक हुआ था? आज की वैल्यू में उसकी वैल्यू में फर्क होता है। अली क्लियर है, बात समझ आ रही है? तो मुझे बताते हो सारे बच्चों, क्या मैं कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर सकता हूं ये देखने के लिए कि क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, in order to evaluate whether the assertions made by the management that fair values cannot be reliably measurable is correct or not। और कैसे देखेंगे? जब मैं कॉरेस्पॉन्डेंस इंश्योर करूंगा। अच्छा मैं कंफर्मेशन भेज सकता हूं उसके एक्सपर्ट को? हाँ जल्दी बताओ, मैं उसके एक्सपर्ट को कंफर्मेशन भेज सकता हूं, मुझे तू बता कि तूने क्या निकाला है, डन है? अच्छा मैं ये करूं
एक आइडिया तुमसे पूछता हूँ, मैं ये करूँ कि मैं अपना एक्सपर्ट ले आऊँ, मैं बोलूँ तू छोड़ यार मैं कर देता हूँ तुझे, ये भी हो सकता है? जल्दी बताओ, ये भी हो सकता है? हाँ भाई जल्दी बताओ भाईजान, हेलो, ये हो सकता है नहीं हो सकता? हम कह रहे हैं यस। अबे नहीं हो सकता, तुम मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लोगे, बेवकूफ़ी कर दी ना, कोड ऑफ एथिक्स में मना है, फिर फंस गए, ट्रैप में आ गए। कर लेगा तो चेक करेंगे, मैं अपने वाले से क्यों बोलूंगा वैल्यूएशन करा के दे रहा हूं तुझे? ये तो वो वैल्यूएशन वाला सेक्शन नहीं आ गया। इस बार तो फेस्टिवल चलाया था मैंने कोड ऑफ एथिक्स का, 23-24 लेक्चर हैं भाईजान। हेलो, याद है ऑनलाइन वालों, कुछ याद आ रहा है ऐसा कुछ कि आप तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अज्यूम कर लोगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा, मैनेजमेंट खुद नहीं कर रही, आप करके दे रहे हो। तो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? ऑडिटर एक्सपर्ट तो आ सकता है ना, तो ऑडिटर एक्सपर्ट तो तब आएगा ना जब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने कोई वैल्यू निकाली हो, कोई एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द बुक्स आइडेंटिफाई किए हों। पर जब उसी ने नहीं किए तो मैं अपनी बोल के बोल सकता हूँ ये सही है? नहीं कर सकता ना। चेक करने के लिए ऑडिटर एक्सपर्ट लेके आ सकते हैं, बिल्कुल हाँ, चेक करने के लिए लेके आ सकते हैं, शुरू से बनाने के लिए नहीं लेके आ सकते। कॉम्पोनेंट ऑडिटर का एक्सपर्ट इफ एनी, कॉम्पोनेंट ऑडिटर का एक्सपर्ट इफ एनी, कॉम्पोनेंट ऑडिटर का एक्सपर्ट क्यों? हम तो कह रहे हैं ग्रुप ने जब उसको एक्वायर किया है तो ग्रुप ने ये सारे काम करने हैं। अब उसने नहीं किया तो मैं उसकी रीजनेबलनेस को देख रहा हूँ कि क्या उसने ये सही कह रहा है, या यानी उसका दावा सही है या नहीं है। मेरे बच्चों पहले बताओ, मुझे बात समझ आ रही है आपको? ये जल्दी सबके सब मैं सबके सबसे पूछ रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, प्रोसीजर यूनिक थे ना कि गेम समझ आई कि यार IFRS 3 के हिसाब से अगर ये होता तो मैं क्या ही काम करता उसके ऊपर। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से सारे बच्चों, सबके सब। कॉम्पोनेंट ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, आपने शायद ये सुना नहीं मेरी रिक्वायरमेंट। प्रोसीजर ऑन द एक्यूरेसी ऑफ नंबर ऑफ हसन पावर लिमिटेड रिक्वायर्ड। उसके नंबर की वेरिफिकेशन के लिए अगर मुझे पंचायत होती तो मैं कहता कि हाँ यार मैं कॉम्पोनेंट ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी, क्या मैंने आपको ये पूछा है कि मुझे स्ट्रेटेजी बताओ? जल्दी बताओ, क्या मैंने आपसे स्ट्रेटेजी पूछी है? क्या मैंने आपसे स्ट्रेटेजी पूछी है कि मुझे बताओ कि मैं ग्रुप का ऑडिट कैसे करूंगा? 5-6 कंपनियों का डेटा दे दिया मैंने आपको, मैं आपको बोल रहा हूं कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा रिस्क है, ये पूछा मैंने आपसे? जब मैंने बच्चों आपसे ये पूछा ही नहीं है तो आपका फिर बनता भी नहीं है कि आप उस पर तस्करा करो। देखो स्ट्रेटेजी अलग है, हम स्ट्रेटेजी पे हैं कंक्लूजन पे हैं? हम तो कंक्लूजन पे हैं, ऐसा है? जल्दी बताओ। वो कह रहे हैं सर दिखाया आपने 600 पर निकला IFRS, ऐसा ही है? अच्छा जल्दी बता दो मेरे बच्चों के यहाँ तक अलाइंड है? पक्की बात है। अब मुझे जल्दी से डिस्कशन के तौर पे, प्रोसीजर्स वीक हैं कोई मसला नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर करके सही कर लेंगे। ये कर लें, मैं जो भी सेशन कराऊंगा उसमें प्रोसीजर घुसा दूंगा, कर लें ऐसा? जो भी सवाल कराऊंगा उसमें प्रोसीजर चिपका देंगे, डन है? तो इससे होगा कि प्रोसीजर घूमते रहेंगे साथ साथ। और एक और बात बता दो, नॉर्मल कराऊं या फिर वापस वही हाई लेवल? हाई लेवल कर लेते हैं, हर एक IFRS घूम फिर के आ रहा होगा। सही है, चलें, डन है। यहां तक अलाइंड है आप मेरे साथ इस वाले पे? डन है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों रीड कर लें एक बार इसके प्रोसीजर पर। बिफोर आई गो टू द प्रोसीजर्स, मुझे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बताओ, सुनाओ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन सुनाओ। अच्छा मैं थोड़ा रिपीट भी करूँ, यहाँ पे कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ, सही है, MHL हैज रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अच्छा अब लिखने का तरीका क्या होता है आप लोगों को मैंने सिखाया भी, आज फिर बताता हूँ। आप सवाल से सिचुएशन को पिक करते हैं, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। सही है, यहां पे लिख भी देते हैं, पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन एंड डिस्कस ब्रीफली द इशू इन द क्वेश्चन, वेदर it is misstatement, scope limitation, whether it is leading to EOM, key audit matter, or any other para. Then justify your answers based on IFRS and ISA. IFRS and ISA, इसको पूरा लिख लेते हैं। And finally give your conclusion. Then what is the
व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ये सिचुएशन आपने अगर ये थीम पिक की है ना जानी, आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिचुएशन को पिक करना है। कहां से पिक करना है, क्वेश्चन से। और फिर आपने क्या करना है, डिस्कस करना है ब्रीफली इशू इन द क्वेश्चन, और फिर बताना है कि क्या वो मिसस्टेटमेंट है, हाँ भाई, स्कोप लिमिटेशन है, सही है, या तो वो मैटर कहां जा रहा है, ईओएम पे, की ऑडिट मैटर पे, मटेरियल अनसर्टेनिटी मैटर पे, व्हाटसोएवर। फिर कह रहा है जब जहां जा रहा है फिर उसको जस्टिफाई करो कि किस बुनियाद पे जा रहा है, फंडामेंटल है, ये है, आईएफआरएस ये कहता है। जब जस्टिफाई कर लिया तो अपना क्या दे दो आखिर में, कंक्लूजन, क्योंकि ऊपर तुमने दिया बेसिस फॉर कंक्लूजन, आखिर में क्या आएगा, कंक्लूजन। ऑनलाइन वाले बच्चों रीडिंग और राइटिंग का टाइप समझ आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी से सारे बच्चे। ये थीम होगी आपकी, इसके अलावा आपका सवाल आगे पीछे हो ही नहीं सकता। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही करते हैं हम। आगे बताओ, बिल्कुल अच्छा लिखा है अब तक, सही है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ मिस स्टेटमेंट। अच्छा देखो यहां पे भंड मार दिया जानी, यहां पे भंड मार दिया, आपने कहा मिस स्टेटमेंट है, जबकि आप मुझे बताते हो मेरे बच्चों क्या आईएफआरएस के हिसाब से ये अलाउड है, जल्दी बताओ जानी, क्या आईएफआरएस के हिसाब से ये अलाउड है। मैं सबसे मुखातिब हूं, बट अब सवाल ये रह गया है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इसमें आपने लिखनी होंगी सारी बातें कि अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन रीजनेबल है तो ये आईएफआरएस के हिसाब से अलाउड है। तो उस केस के अंदर मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। बट क्योंकि इट इन्वॉल्व्स हाई जजमेंट्स, यूजर का फोकस, ऑडिटर का फोकस, तो कैम आ सकता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा है यहां पे। अगर मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन गलत है तो क्या ये ऑल टुगेदर स्कोप लिमिटेशन पे भी जा सकता है? यस जा सकता है, क्योंकि मुझे वैल्यूज ही नहीं पता, जा सकता है ना सर। अलाउड वाली एक्सेप्शन आईएफआरएस 3 में लिखी हुई है, जी 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 आईएफआरएस 3 में लिखी हुई है। देखो अगर मैनेजमेंट की जजमेंट में ये है कि भाई वो कह रहा है कि मैं नहीं पता लगा सकता, बट हाँ आपको ये पता लगे कि ये हो सकता है मैनेजमेंट झूठ कह रही है, सही है, तो अब दो बातें होंगी, या तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी या तो आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो आपके लिए क्या है, जल्दी बताओ, स्कोप लिमिटेशन है, हाँ या नहीं, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, स्कोप लिमिटेशन है। अल्टीमेटली ये कौन से नेचर की स्कोप लिमिटेशन है, प्लीज बताते हो? परवेजिव नेचर की। आप परवेजिवनेस कैसे कंक्लूड करोगे, नंबर तो देखो उसके, एसिड का कितना परसेंट है, प्लीज मुझे बताते हो? टोटल एसिड, इसके एसिड कितना परसेंट है, ग्रुप के एसिड का, ये ग्रुप का एसिड का कितना परसेंट है, 33%। अबे 33% ऑफ एसिड है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। क्या इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, हाँ या नहीं, ऐसा है। और आई थिंक इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, सारे एसिड लाइब्रेरी सबका तिया पाचा अलग हो जाएगा। बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है? तो हमने क्या ऑल टुगेदर यहाँ पे लिंक करना सीख लिया? बात समझ आ रही है ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? तो इसमें आपने ओपन एंडेड जवाब देना है, सवाल ओपन एंडेड, जवाब भी ओपन एंडेड। ये होगा तो ये कर लूंगा, ये होगा तो ये कर लूंगा। पहले विड्रॉल करेंगे अगर पॉसिबल हो। अच्छा देखो विड्रॉल तब पॉसिबल होगा जब हमें इंटेग्रिटी पे डाउट हो, तो वो पूरी कहानी जो आपकी 705 मॉडिफिकेशन की है वो सब आ जाएगी। जाने मेरे बच्चों, देखो मैंने रिपोर्ट में लिखा क्या है, देखो ये रहा। इन दिस सिनेरियो, प्रोसीजर भी रीड कराता हूं। इन दिस सिनेरियो a modified opinion is not necessarily required as IFRS 3 permit provisional accounting। सही लिखा है ये वाला। In the circumstances where management has appropriately disclosed the provisional nature of the amounts and such audit evidence has been obtained regarding the carrying amounts used and the auditor concludes that the financial statements are not materially misstated, तो मैं कोई और चीज नहीं करूंगा। अच्छा आपको ये तो पता है ना, IFRS 3 अगर आप खोलें, आप खोल के देख भी लीजिएगा, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोविजनल अकाउंटिंग करते हो तो आप ये बताते हो कि प्रोविजनल अकाउंटिंग क्यों की और कितने टाइम में मैं इसकी फेयर वैल्यूएशन कर लूंगा, तो वो रिक्वायरमेंट होती है, सही है। आगे IFRS 3 specifically allow provisional accounting where the initial accounting for a business combination is incomplete by the reporting date and measurement period adjustments may subsequently be made within 1 year from the acquisition date। ओके, एक साल के अंदर ना की तो मिस स्टेटमेंट, बिल्कुल ऐसा है। एक साल के ना अंत की तो फिर क्या है, मिस स्टेटमेंट है।
Therefore, the mere use of provisional amount does not automatically result in a qualification. However, if disclosures are inadequate, पहला मसला, or the auditor cannot obtain regarding provisional amounts, then a qualified adverse or disclaimer of opinion may become necessary depending on the materiality and. तो क्या मैंने ओपन एंड रखा है इसको? क्लियर है, दोनों व्यूज दे दी है, तो एग्जामिनर को क्या ये व्यू मिल जाएगा, जानी कि आपको पता है कि क्या सीन है, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा. हाँ अच्छा, अगर इसमें ये होता, सुनो मेरे बच्चों सुनना, अगर 1 साल वाली रिक्वायरमेंट IAS 37 में भी है तो कोई याद नहीं आ रही वो किस सीन में था. IAS 37 में तो 1 साल वाली कोई भी नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताते हो मेरे बच्चों, सारे बच्चों ऑनलाइन में सबसे मुखातिब हूँ, मुझे एक बात बताओ, अगर इस सवाल में ये होता, मैं क्लोज एंडेड सवाल सिखा रहा हूँ, कि वो ये बोलता ये वैल्यूज़ हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं जो उसने अकाउंट फॉर नहीं की, क्योंकि वो कह रहा है, मैनेजमेंट कह रही है कि हमें प्रोविजनल अकाउंटिंग अलाउड है. अबे वो तब अलाउड है जब तुम्हारे पास डेटा अवेलेबल ना हो. तो मुझे बताओ उस केस में क्या होता, ओपन एंडेड होता या फिर डिस्क्लेमर हो ही नहीं सकता था, मिस स्टेटमेंट होती. बताओ जल्दी बताओ, स्कोप लिमिटेशन है, मिस स्टेटमेंट होती उस केस में. सर उस केस में मिस स्टेटमेंट होती नहीं, उस केस में मिस स्टेटमेंट होती ना. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये वैल्यूज हैं. अब उस केस में 2 ही हो सकते थे, या तो क्वालिफाइड या तो एडवर्स. पर यहां पे सब क्यों लिख रहा हूं, और यहां पे ये क्यों लिख रहा हूं कि अगर उसका जस्टिफिकेशन सही है तो अनमॉडिफाइड, सही नहीं है तो तीनों में से कोई भी ओपिनियन हो सकता है. क्लियर है? उस केस में ये नहीं लिखूंगा कि अलाउड है, क्योंकि उस केस में लिखूंगा वो अलाउड तब है जब डेटा ना हो, जब लिमिटेशन हो हमारे पास. इसलिए 1 साल का टाइम दिया जाता है. भाई जब सब अवेलेबल है, डेटा है, तो आपने अकाउंट फॉर क्यों नहीं किया? पहले बताओ, फर्क समझ आ रहा है मेरे बच्चों दोनों बातों में? इसलिए इसमें मैंने सारी बातें की हैं कि मैंने कहा यूजुअली अलाउड होगा, मैनेजमेंट का चांस सही और मैं मान भी जाता हूं तो ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. मेरे बच्चों बात समझ आ रही है ऑनलाइन? जल्दी, सारे के सारे बच्चों में तुम सबसे मुखातिब हूं. पूरा मैंने आपको केस बता दिया कि ये होगा तो ये कर लेंगे, ये होगा तो ये कर लेंगे. बिल्कुल ऐसा ही दानिश, सारे बच्चों. हसनैन कह रहे हैं क्लियर है, कुरतुलैन, मिद्दत, सारे बच्चों जल्दी बताओ. अनस, अनीश, अरहम जल्दी, अदबा जल्दी, सारे बच्चे क्लियर है? डन है? ओके. अब जरा ये देख लो प्रोसीजर. शेयर परचेज एग्रीमेंट तुम लोगों ने लिखा था, एक्विजिशन डेट लिखा था, परसेंटेज लिखा था, वेदर ट्रांजैक्शन मीट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी क्या कंट्रोल हासिल हुआ या नहीं हुआ. ये तो बातें सारी लिखी थी हमने. आगे इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रोविजनल अकाउंटिंग. वो कह रहा है मैनेजमेंट कुड नॉट रीजनेबली ऑब्टेन कंप्लीट फेयर वैल्यू इन्फॉर्मेशन बिफोर ऑथराइजेशन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द यूज ऑफ प्रोविजनल अमाउंट इज लिमिटेड टू एरियाज वेयर वैल्यूएशन इन्फॉर्मेशन इज. बोल रहा है मैं ये भी तो मेक श्योर करूंगा ना कि सिर्फ प्रोविजनल अकाउंटिंग वहां पे हुई हुई हो जहां पे डेटा अवेलेबल ना हो. ये क्या लिखा? The auditor should also evaluate whether the management explanation is reasonable considering the acquisition occurred on the reporting date. तो अगर आप लोगों ने जो मैंने देखा ना लिखा था उसमें 15 में से आप आराम से मैं बता रहा हूं, आप 5 नंबर निकाल लेते प्रोसीजर के. मैंने आपके क्यों आपके 3-4 नंबर काटे? क्योंकि आपने कुछ जो मेन बातें हैं वो मिस की हैं. जैसे डिस्क्लोजर, अच्छा डिस्क्लोजर वाली किसी ने मिस की थी, डिस्क्लोजर वाली कि मैं एडुकेसी और डिस्क्लोजर भी देखूंगा और ये देखूंगा कि डिस्क्लोजर में 4 बातें होनी चाहिए. कितने लोगों ने मिस की थी? लिख के बताओ, लिख के बताओ भाई, कितने लोगों ने डिस्क्लोजर रिलेटेड मिस किया था? मिस किया था. देखो सब बच्चों ने किया है यहाँ पे. देखो ये वो बारीकियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, वो कह रहा है प्रोविजनल अकाउंटिंग का ही नहीं पता था. खैर अब समझ आ गई बात. नया सिनेरियो गेम समझ आती है. अल्लाह करे ऐसा सीन आ जाए पेपर में. सर IFRS पेजेस समरीज जो हैं बस वो देख लें. हाँ वो देख लें, बिल्कुल वो काफ़ी है. वो 4 बातें रिपीट करते हैं. रिपीट क्यों करें? यहाँ पे है ना, डिस्क्लोजर दैट इनिशियल अकाउंटिंग इज प्रोविजनल, रीजन वाई द अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट, आइटम फॉर विच अकाउंटिंग रिमेन्स प्रोविजनल, डिस्क्लोजर दैट एडजस्टमेंट जो है मेजरमेंट पीरियड के बाद वापस से रिकॉग्नाइज हो जाएंगी. डन है? ये सारी की सारी लिख दी है मैंने. जल्दी बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तक अलाइंड हो आप? हाँ जी जल्दी से. डन हो गया है? तो आप मुझे बताते हो इस सारी चीज़ को देखते हुए ऑनेस्टी के साथ आउट ऑफ 15 आप अपने आप को कितने नंबर देते हो? ऑनेस्टी के साथ. बिल्कुल पेपर है तुम्हारे सर पे. 8. शेप कह रहे हैं 8 मार्क्स. 8 वाले कम आ रहे हैं, 5-6 आ रहे हैं, 5-6 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. अच्छा एक कोई मसला नहीं है. वी हैव गॉट द रियलिटी चेक. क्लियर है?
अब मुझे ये बता दो कल मैं रिपोर्ट की और प्रैक्टिस करा दूं प्रोसीजर के साथ, कर लें तो हम गैप नहीं लेते। तो कल फिर आप मुझे इजाज़त देंगे, अलाउ करेंगे तो मैं 9 से ऑनवर्ड रख लूँ सेशन, डन है? अच्छा बच्चा कह रहा है 800 की, पहले 700 पे हाथ साफ कर ले, मुझे मसला नहीं है, मैं करा दूंगा, 800 भी कराऊंगा ना, मैंने कराना है, पूरा कराना है मैंने, तो मिक्स प्लेट कराऊंगा मैं 9 to रात को आप। अच्छा मैं बताऊँ रात को क्यों भी कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की थी, बच्चे कहते हैं कि सर पूरा दिन अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे और रात को थक जाएंगे तो यहाँ पे आके मर जाएंगे, क्लियर है? और जिसको फिजिकल आना है मोस्ट वेलकम, आ जाए, मैं यही मिलूंगा, सही है? 700 उसकी 25 मार्क्स की ग्रेड है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले मैं करा दूंगा, ये मेरा वादा है, सही है? मिलते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी कि आप लोगों ने ये मुझे बताना है कि आपका सेशन रहा कैसा, सही है? डन है भाई, इतना कर लोगे मोहब्बत में? चलें डन, मिलते हैं, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई ओपनिंग, चलें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।